जैसे पेपर ट्रेड की भी हम बात करते हैं, हमारे बाद की जनरेशन या हमारी जनरेशन भी आप कह लीजिए, वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाह रही। कोई जॉब करना चाह रहा है, दूसरा बिजनेस करना चाह रहा है, तो ये ट्रेड आगे कैसे बढ़ेगी? ये माइंडसेट है। जो बोरिंग बिजनेसेस हैं इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं आपको। एक ट्रेड को सीखने में एक लेमैन को कितना समय लग जाता है? अगर कोई किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को किसी भी ट्रेड में आना हो, 1 से 2 महीने बहुत होते हैं। और मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, वो थिंक, राइट एंड एक्ट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप बिजनेस बना लेंगे। इतने सारे डाइवर्स सेक्टर्स में आपका जाना, क्या यही एक थी कि पहले मैं एक प्रोजेक्ट को पकड़ूं, उसको सक्सेस करूं, उसके बाद दूसरे में गए, या साइमल्टेनियस आपने स्टार्ट कर दी? टीम वर्क बहुत ज़रूरी है। आपके पास टीम होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। सर, परफ्यूम ब्रांड में आप चले गए, इतना बड़ा एक आपने परफ्यूम ब्रांड निकाल दिया, वो तो टोटल एक डिफरेंट लाइन थी। आपके अंदर आज भी ये बिलीफ है कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट। ये जो पर्सपेक्टिव है ना दिमाग का, जो आज की डेट में है सबके अंदर कि यार मैंने कराया, मैं तो ठीक हूँ, यही सबसे बड़ी गलती है। एक सिंपल शब्दों में कि मालिक की अनदेखी जो है आपकी कंपनी को, आपकी मिल को तबाह कर सकती है। बिल्कुल, और ये लेगेसी बिजनेस में ज़्यादा होता है। आपने बिलियनर्स बहुत सारे देखे हैं, आज एक बिलियनर मैं भी आपको दिखा देता हूँ। हमारे स्टूडियो के अंदर श्री पुष्कर गोयल जी। कैसे नॉर्मल आदमी एक बिलियनर बनता है, क्या उसका माइंडसेट चाहिए, कैसे एक बिजनेस को वो डाइवर्सिफाई कर जाता है मल्टीपल बिजनेसेस में और एशिया का बिगेस्ट कॉन्ग्लोमरेट बन जाता है। एक बिजनेस, हम ये कहते हैं ना, एक बिजनेस हम लोगों से नहीं संभलता। ये शख्स ऐसे है जो कि मल्टीपल बिजनेसेस एक सिंगल हैंड कैसे ऑपरेट करते हैं, क्या टीम मैनेजमेंट होती है, क्या टीम कोऑपरेशन होती है। बहुत से वर्ड्स आप मैनेजमेंट में सुनते हैं, टीम कोऑपरेशन, टीम मैनेजमेंट, ये भी एक आर्ट है। हम लोगों ने पढ़ा हुआ है ना बिजनेस स्टडीज के अंदर, मैनेजमेंट इज एन आर्ट ऑफ गेटिंग वर्क डन थ्रू एंड विद अदर्स इन फॉर्मली ऑर्गेनाइज्ड ग्रुप। तो आज एक जीता जागता मैनेजमेंट आपके सामने है। इनके विचार सुनिए, अपने माइंड में बिठाइए इनके विचार, और ये देखिए कि मुझे सक्सेसफुल कैसे बनना है, क्या क्या चीजें मुझे सेक्रीफाइस करनी पड़ेगी, क्या क्या मुझे मेहनत करनी पड़ेगी एक सक्सेसफुल पर्सन बनने के लिए। ये किताबी कीड़ा बनने से कुछ नहीं होगा। आपको एक स्ट्रांग विजन चाहिए, एक स्ट्रांग मिशन चाहिए आपको। आज आप लोगों की जो जनरेशन हो गई है, उनका हर रोज विजन बदल जाता है। आज मुझे ये बनना है, कल मुझे ये बनना है, ऐसा नहीं होता। यू हैव टू बी वेरी फोकस्ड। तो एक फोकस पर्सनैलिटी मिलिए श्री पुष्कर गोयल जी। देखिए पिछले 5 साल के अंदर एक छोटा सा ग्रुप कैसे ग्रो करता है। क्या एक माइंडसेट, जैसे मैंने आपको बताया, कैसा माइंडसेट, क्या चाहिए उस माइंडसेट के अंदर, कैसे अपनी पर्सनैलिटी को आपको पॉलिश करना पड़ेगा। सर, ये तो बहुत छोटा सा आपका इंट्रोडक्शन है। मैं चाहूंगा कि ऑडियंस को आप कुछ अपने बारे में बताएं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है द निक नैक शो में। और जो आपने अपना कीमती समय हमारे को दिया है, और जो हमारी ऑडियंस है, जो आज की जो जनरेशन है या उनके माँ बाप है, उनके लिए जो मैसेज आप आज इस पॉडकास्ट के माध्यम से देंगे वो तो अमूल्य है। कोई मैनेजमेंट की किताब या कोई टीचिंग, जब तक एक प्रैक्टिकल इंसान अपनी आप बीती ना बताए, कोई भी चीज़, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग या कोई भी चीज़, कोई भी मैनेजमेंट की बुक सिखा नहीं सकती उसको। बिल्कुल। तो सर, मैं सबसे पहले आपका धन्यवाद करते हुए ये चाहूँगा कि कैसे आपने इतना बड़ा साम्राज्य जो रेखा गोयल स्ट्रेटेजी ग्रुप है, कैसे आपने बनाया? पहले तो थैंक यू अंकित जी, आपने मुझे यहाँ बुलाया और मुझे कुछ पल दिए जो मैं लोगों को समझा सकूँ, अपनी चीज़ें बता सकूँ। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस चीज़ के लिए। रेखा गोयल आरजी स्ट्रेटेजी ग्रुप की शुरुआत सन 2014 में हुई, और मैं आपको एक सच्चाई बताता हूँ, मुझे ये करना ही नहीं था। चालू ही नहीं करना था? मुझे ये करना ही नहीं था बिल्कुल भी। आपने शायद टाइम के लूप में देखा होगा, 2014 में ई कॉमर्स ट्रेड बहुत ज़्यादा चल रहा था और फंडिंग चल रही थी 1 बिलियन 2 बिलियन। फ्लिपकार्ट ले लीजिए, आप स्नैपडील ले लीजिए, नया चालू हुआ था। नया चालू हुआ था। तो एक होता है ना, एक बच्चे के अंदर होता है कि हाँ यार मैं भी यही करूँगा। तो मन में ख्याल आया कि ई कॉमर्स करेंगे। मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करता हूँ,
कोई ये नहीं है कि हाँ आगे जनरेशन्स चल रही हैं, सेकंड जनरेशन मैं कह सकता हूँ क्योंकि मेरे डैड का बिजनेस है, मैं सेकंड जनरेशन कह सकता हूँ, लेकिन ये नहीं है कि हाँ वो पूरा एम्पायर खड़ा कर रखा है उन्होंने। ई कॉमर्स ट्रेड का था, रिसर्च करी, उसके बाद ये पता लगा 2014 के दिसंबर तक कि औकात से बाहर का बिजनेस है, कि औकात में नहीं है, क्योंकि बहुत ज़्यादा मिलियन डॉलर्स की फंडिंग चाहिए आपको सारा सब कुछ सेटअप करने के लिए, लॉजिस्टिक्स चाहिए, सब चीज़ चाहिए, वो यहाँ पे अवेलेबल है ही नहीं अगर हम ई कॉमर्स के हिसाब से देखें तो। और नए के लिए तो बिल्कुल भी नहीं है। वो सेटअप हमारा ख़त्म हुआ, हमने वो सोचना बंद कर दिया। अब उसके बाद सोचना था कि कुछ तो करना है लाइफ में, अपना कुछ करना है। डैड का तो है, बिजनेस तो है, लेकिन अपना भी कुछ करना है। उसके बाद शुरू हुआ, हमने डैड से बात करी। डैड से हमने बात करी तो उन्होंने कहा कि उन्होंने अपनी बातों में बताया कि हम पहले पेपर का काम करते थे, बहुत टाइम पहले हम करते थे, वो पेपर प्रोडक्ट्स बनते थे। तो मैं उस रात को सोच रहा था कि ये चीज़ें ना जो हम करते थे, हम करता हुए बदलेंगे, हमने ये सोचा। और मुझे उस रात नींद तो आई नहीं जब उन्होंने मुझे बताया, तो हमने सोचा कि इसके ऊपर रिसर्च करी जाए। और जब हमने पेपर प्रोडक्ट्स पे और पेपर स्टेशनरी पे रिसर्च करी तो मार्केट में बहुत ज़्यादा गैप, क्योंकि मार्केट में अगर देखा जाए ब्रांड है ही नहीं। अगर आप इसे देखें तो अगर हैं भी तो 10 to 20% मार्केट कैप्चर करते हैं। सारा का सारा जो बेस होता है वो लोकल है। हमें इसके अंदर गैप मिला। अब मेन था कि हम डिसाइड तो कर चुके थे हम ट्रेड में किस में जाएंगे, मेन था कि कैसे जाएंगे। हमने सबसे बात करी। अब आप पेपर ट्रेड में जब भी आप बात करोगे तो आपको नेगेटिव रिस्पॉन्स देगा, कोई भी हो। अगर आप किसी भी इंडस्ट्री के हिसाब से उठाओगे या किसी भी आप कंसल्टेंट से पूछोगे, हाँ वो कहते हैं इट्स अ डाइंग नेगेटिव है, इंडस्ट्री। वो नीच ट्रेड है बहुत ज़्यादा, तो आपको सीधे यही कहेगा। उसका मेन पॉइंट होगा कि आप इसमें क्यों जा रहे हो, डूब जाओगे, लॉस मेकिंग सेक्टर है, आपको हर कोई यही सलाह देगा। हमने सोचा उसके बारे में, क्योंकि हमारे भी दिमाग में आया गया लॉस मेकिंग सेक्टर है तो हम क्यों जा रहे हैं। लेकिन फिर भी ये था कि एक जो पीढ़ी चल रही थी उन्होंने बताया कि यार प्रॉफिट मेकिंग तो है। डैड से जब मेरी बात हुई तो हमने सोचा, हमने उसके बाद काम करना शुरू करा इसके अंदर। हमने सोचा कि एक प्लांट लगाएंगे। हमने पहले ही सोचा, हमने सबसे बड़ी गलती ये थी कि हमने सोचा कि पहले ही फैक्ट्री लगा दें, ना मार्केट सर्वे ना कुछ। तो डैड ने हमें समझाया कि नहीं, सीधे फैक्ट्री पर नहीं, पहले मार्केट रिसर्च करो, मार्केट में क्या नीड है, प्रोडक्ट क्या चाहिए, उसके हिसाब से देखो। हमने 6 महीने का टाइम लिया डैड से। 6 महीने का टाइम ले करके हमने सारी चीज़ें देखी। मार्केट में वाकई में बहुत गैप था। मार्केट में ब्रांड नाम की चीज़ें तो थी, लेकिन एक या दो, उसके अलावा कोई ब्रांड था ही नहीं। हमें ये लगा कि हम इसमें कुछ कर सकते हैं। अब हम हैं रहने वाले यूपी के। अब यूपी में क्या होता है, अब थोड़ा सा ना देसी स्टाइल चलता है। अब हमें इंडस्ट्री लगानी थी। अब डैड ने कर दिया था वो जो ना होता है ना बनिया फैमिली, भाई मेरे पास तो पैसे नहीं है, तू देखना है, तू अपना इंतजाम कर। मैंने कहा ठीक है कोई बात नहीं, हम देखते हैं कुछ। तो हमने वीसीज वगैरह से कॉन्टेक्ट्स वगैरह शुरू करे कि चलिए एक रिपोर्ट वगैरह बनाते हैं, सारी चीज़ें करते हैं। रिपोर्ट्स वगैरह बनी, बहुत से लोगों से मिला, लेकिन कोई इस ट्रेड में आने के लिए इसमें तैयार नहीं था कि हम इसमें पैसे क्यों लगाएं, लॉस मेकिंग सेक्टर है। और लगाना भी नहीं चाहते, कोई भी आज भी नहीं लगाना चाहते इस सेक्टर में पैसा, कोई भी। फिर भी हमने ढूंढा। हमारी फिर एक यूएस में एक एसके ओरिजिन्स हैं जो वेंचर कैपिटलिस्ट हैं, उनसे हमारी बात हुई। उन्होंने हमें समझा, और जब हमारी उनसे बात हुई हमने उन्हें बताया कि आप एक बार ट्राई करके देखिए, अगर नहीं होता है तो कोई बात नहीं, हम सेटअप बंद कर देंगे। अब हमारी फंडिंग के लिए उनसे हाँ हो गई, हमने फंडिंग उठाई। अब मेन बात है कि हम प्लांट वो सेटअप कहाँ करें जी, जगह सबसे चाहिए। जगह चाहिए। अब मेन पॉइंट आता है, जब आप जहाँ के आप हो आप वहीं पे प्लांट सेटअप करोगे। तो हम यूपी के थे, गाजियाबाद में रहते थे, तो हमने सोचा कि प्लांट भी यहीं सेटअप करेंगे, गाजियाबाद है, नोएडा। प्लांट सेटअप की बात हुई, हमने सारी चीज़ें करी, हमने डिपार्टमेंट फ़ोन करा। मतलब हम इसकी मैं आपकी जानकारी बताता हूँ कि पेपर ट्रेड क्या है आज की डेट में। 2016 में हमारी यूपी गवर्नमेंट बात हुई, और हमने सीधे उनसे कहा कि हमें एक प्लान सेटअप करना है और हमें लैंड पार्सल चाहिए 70 to 80 एकड़्स से हमें लैंड चाहिए।
उनका सबसे पहले हमारा जो जवाब आया उनका 70 to 80 स्क्वायर मीटर चाहिए होगा आपको। एकड़ चाहिए था। मुझे एकड़ चाहिए था, क्योंकि ये तो एक कमरे का काम है। आप इसके लिए प्लांट क्या ले रहे हो? इतनी बड़ी लैंड थोड़ी चाहिए इसके लिए। ये मेरे पास गवर्नमेंट ने बोला है मुझे, इतनी बड़ी तो लैंड की आवश्यकता ही नहीं है इसके लिए। नहीं, मैंने कहा हमें तो प्लांट लगाना है, तो प्लांट तो सेटअप 70 to 80 एकड़ में होगा। उन्होंने हम पे कोई ध्यान नहीं दिया। मैंने बहुत ट्राई करा, गवर्नमेंट से बात करी, सारी चीज़ें करी, लेकिन नहीं हुआ कुछ भी यूपी गवर्नमेंट ने। उसके बाद ट्राई करते करते फिर हमारे जो वीसीज थे उन्होंने हमें बताया कि आप साउथ इंडिया ट्राई कीजिए, साउथ जाइए। साउथ में हमने ट्राई करा, साउथ में हमारी बात हुई, तो मतलब एक प्रोजेक्ट लेने की जो चाह होती है ना किसी स्टेट गवर्नमेंट में, वो मुझे वहाँ दिखी। फर्स्ट मेल मैंने डाली थी केरला गवर्नमेंट पे, और आप यकीन नहीं मानेंगे, मैंने रात को 11 साढ़े 11 बजे मेल डाली थी, और सुबह उठने से पहले मेरे पास उसका रिप्लाई था। गवर्नमेंट का रिप्लाई था विद इंडस्ट्रियल मिनिस्टर, कि मुझे सिर्फ आपसे मीटिंग करनी है। शाम को 5 बजे उनका टाइम था, मुझे एक आपसे ऑडियो कॉल पे मीटिंग करनी है और ये प्रोजेक्ट मैं लगवाऊंगा। मीटिंग हुई, सारी चीज़ें सेट हुई। ये होता है ना कि ऊपर वाले का भी आशीर्वाद होता है कि हाँ, जब आप चाह रहे हो, लेकिन आपका जुनून है ना, जुनून जो था उसको मतलब आगे बढ़ाने के लिए, कि ऊपर वाले का भी साथ मिल गया। तो उन्होंने मीटिंग करी, सारी चीज़ें सुनी, उन्होंने मुझे बोला कि आप आइए, आप केरला आइए और हम बैठ के बात करते हैं और सारी चीज़ें फाइनल करके इस चीज़ को हम लगाते हैं। और ये सेटअप मुझे चाहिए, क्योंकि बिकॉज ऑफ एम्प्लॉयमेंट। आप कितना भी दूर चले जाएं, पेपर ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। पेपर ट्रेड में एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। ये तो बहुत पॉजिटिव एक इम्पैक्ट है। एक जो कहते हैं ना, मैं आपको बताऊँ, इंडस्ट्री में कहा जाता है कि सबसे ज़्यादा नीच ट्रेड है टेक्सटाइल्स एंड पेपर, जिसमें आपको लॉस मेकिंग ही बोला जाता है। लेकिन आप ये देखिए कि सबसे बड़े जो एम्प्लॉयमेंट जनरेशन होते हैं, पहले नंबर पर फार्मिंग आता है, दूसरे पर टेक्सटाइल, और उसके बाद पेपर आता है। बहुत बढ़िया चीज़ है तो। पेपर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट है, चाहे आपके टर्नओवर के रूप में वो बैठे ना बैठे, लेकिन एम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है। और स्टेट गवर्नमेंट्स को या किसी भी गवर्नमेंट को सिर्फ एम्प्लॉयमेंट ही चाहिए, और मेन हमारा मकसद भी यही होता है कि हम एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करें। जी। हमारी वहाँ पे शुरुआत हुई, हमारी वहाँ पे गवर्नमेंट से इतनी अच्छी मतलब बातचीत हुई। हमारा पहला प्लान सेट हुआ 472 एकर्स में। 472 एकर्स का? ये कहाँ पे है सर प्लांट? ये कोची एर्नाकुलम नॉर्थ में हमारा प्लांट है। और इसमें क्या बनाते हैं हम लोग? इसमें हम पेपर बनाते हैं, पूरा वुड फ्री, टोटल वुड फ्री पेपर। वेस्टेज टोटल 6.5 लाख टन्स की कैपेसिटी एनुअल इस समय जो चल रही है, और मेरे ख्याल से इंडिया के साथ 3rd नंबर पर है। किस नाम से सर? अपने एजुकेट पेपर। एजुकेट इंडिया के नाम से हमारे प्रोडक्ट्स आते हैं, एजुकेट इंडिया के नाम से ही हमारी मिल है। उसकी शुरुआत हुई, उसकी शुरुआत होने के बाद जब हमने 472 एकर्स, आप मतलब ये देखिए कि गवर्नमेंट क्या चाहती है, क्योंकि आपको एक प्रोजेक्ट सेटअप करने के लिए हम हमेशा गवर्नमेंट को कोसते हैं, बिल्कुल, लेकिन यहाँ गवर्नमेंट खुद, स्टेट गवर्नमेंट आपको चल के ये कहती है कि आप आइए, क्योंकि आपकी इंडस्ट्री, जैसे अभी आपने बहुत अच्छी एक चीज़ बताई कि पेपर इंडस्ट्री इज वन ऑफ द इंडस्ट्री हुज जनरेटिंग मोर एम्प्लॉयमेंट देन एनी अदर इंडस्ट्री। यस। और कोई भी गवर्नमेंट ये चाहेगी कि मेरे यहाँ पे एम्प्लॉयमेंट बढ़े। बिल्कुल, क्योंकि मैं आपको बताऊं, आज की डेट में जिसे कहते हैं ना कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस जी या रोबोटिक्स कह देते हैं आप, हर इंडस्ट्री में आ रहा है, लेकिन पेपर एंड टेक्सटाइल में कम है। और जहाँ टेक्नोलॉजी कम होगी, आप देखिएगा पेपर स्टेशनरी में, अब आप जाएंगे स्टेशनरी ट्रेड में जाएंगे, नोटबुक सेक्टर में जाएंगे, तो मैनुअली काम होते हैं अभी। बिल्कुल ठीक है। और वो मैनुअली ही होंगे, ऑटोमेटिक हो रहा है, ऑटोमेटिक प्रोसेस है। मशीनरी आ रही हैं, जर्मनी से मशीनरी आ रही हैं, यूएस से मशीनरी मेरे यहाँ भी लगी हुई हैं। मैंने जर्मनी से मशीनरी मंगाई हुई है, यूएस से मशीनरी आई हुई है, लेकिन जो काम मैनुअली हो रहा है वो आज भी मैनुअली ही हो रहा है। और मैं आपको बताऊँ, मेरे 5000+ एम्प्लॉय जिस समय केरला अकेले प्लांट में काम कर रहे हैं, अकेले 5000 लोग, जिसमें से 1800 लोग मैनुअल ही चलाते हैं। उसके बाद बाकी मशीन वर्कर्स, मशीन लर्निंग, सारी चीज़ें, मशीन को ऑपरेट करना, प्रोडक्शन देखना, सारी चीज़ें होती हैं। 5000 लोगों को एक जगह पे काम मिल गया। गवर्नमेंट के लिए तो ये गवर्नमेंट के लिए बहुत बड़ी चीज़ है। बड़ी चीज़ है। इसलिए हमने ये पेपर ट्रेड चुना,
और करना भी था, क्योंकि हमें देखिए जिस चीज़ की जानकारी होती है ना, पहले ना इंसान वहीं पे जाता है, और जाना भी चाहिए। मैं तो आज भी ये कहता हूँ कि अगर आपको किसी चीज़ की जानकारी हो, अगर किसी भी ट्रेड के बारे में आप जानते हो, आप पहले सबसे पहले उसमें जाएं, दूसरे में ना जाएं। सबसे पहले ये सबसे मैं पहले चाहूँगा एक ये मैसेज जो है ना, ये हमारी एक ऑडियंस के लिए दे दीजिए आप। मैं आज की जो यूथ जनरेशन है, मेनली उनको कह रहा हूँ कि आप इधर उधर ना भटकें, बिल्कुल भी भटकने की जरूरत भी नहीं है। माइंड को क्लियर करके चलना सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है आज की जनरेशन के लिए, और वो उनका क्लियर नहीं है। विजन ही क्लियर नहीं है, विजन भी क्लियर नहीं है, माइंड सेट भी क्लियर नहीं, कुछ भी क्लियर नहीं है। उनको सिर्फ ये दिखता है कि एक सोशल मीडिया का ज़माना है, सोशल मीडिया पे ये दिखता है उन्हें कि यार ये चीज़ ना चल जाएगी। उन्होंने 4 रील देखी, 4 रील देखने के बाद फैसला कर लिया कि मुझे भी ये करना है। तो ऐसे बिजनेस नहीं होता कभी भी। जैसे वो पीछे अभी काफी सारी रील्स आ रही थी कि इटली में बहुत सारी कंपनीज है, उसको जाके खरीद लो। इटली में यहाँ पे इंडिया से कहते हैं कि 1 महीने के अंदर कम से कम 3 लाख आदमी की वीजा एप्लीकेशन फॉर्म गए। और मैं आपको मेक्सिको। बताऊं, ये ना चेंजिंग थी। इटली में नहीं था ये चीज़ें थी जापान में। ये जापान में थी ये जापान में थी। जापानीज भेज दिया कंपनी इटली। बहुत ज़्यादा बिक रही थी, और भेज दिया इटली। भेज दिया इटली। क्योंकि मैं आपको बताऊं, अब 4 रील डली, आपने 4 रील देख ली इटली की, लेकिन आपने रिसर्च नहीं करा। यूथ का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्या है, वो देखता है, सिर्फ पोस्ट देखता है, रील देखता है, सोशल मीडिया देखता है, एक सर्च करा गूगल पे, हाँ यार ठीक है मैं बना दूंगा। वो बैकयार्ड में नहीं जाता उसके बिल्कुल भी, उसके बारे में डीप रिसर्च जिसे कहते हैं, डीप रिसर्च, तह तक घुसना, तह तक घुसना, वो बिल्कुल भी नहीं घुसेगा। क्यों? क्योंकि उसे तो सब चीज़ जल्दी चाहिए, उसे फंडिंग भी जल्दी चाहिए, बिजनेस भी जल्दी चाहिए कि मेरा ग्रो भी हो जाए, मेरा सब कुछ हो जाए। लेकिन ऐसा नहीं होता। ओवरनाइट सक्सेस, ओवरनाइट सक्सेस जो होती है ना, कुछ ही दिनों के लिए होती है, वो कभी भी आपकी लगातार नहीं चलेगी। एक जिसे मुझे आप एक चीज़ बताइए, आज इंडिया के अंदर अगर मैं बात करूं, इंडिया के अंदर लेगेसी बिजनेसेस कितने चल रहे हैं? लिमिटेड है, आगे की जनरेशन ज्वाइन ही नहीं करना चाह रही है उसको। आप मुझे बताइए, टाटा, अंबानी ग्रुप, अडानी ग्रुप, बिरला ग्रुप के अलावा आप मुझे मेरे ख्याल से 2 ग्रुप का नाम बता दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि यूथ का माइंड ही क्लियर नहीं है। ऐसा थोड़ी है कि हम बिजनेस क्रिएट नहीं कर सकते या हम बना नहीं सकते। बिजनेस बना सकते हैं, सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन बनाए तो सही, उसके बारे में रिसर्च तो करें। आज की डेट में यूथ का सबसे बड़ा डाइवर्ट क्या है कि मैं एक टेक्सटाइल बिजनेस खोल लेता हूँ, एक इंस्टाग्राम पेज बना लेता हूँ, उस पर अपनी शर्टिंग बेच लूँगा, अपनी शूटिंग बेच लूँगा, तो मेरा रेवेन्यू जनरेट हो जाएगा, मेरे को फंडिंग मिल जाएगी। उसे 2 साल काम करना होता है, 2 साल के बाद ना फंडिंग का पता, ना बिजनेस का पता, सब कुछ सेटअप क्लोज। 1.5 लाख स्टार्टअप है इंडिया में। 1.5 लाख 1.97 लाख कुछ स्टार्टअप रजिस्टर्ड हैं। और आप देखिए, मैं आपको बताऊं, मैं तो डाटा देख रहा हूं, 2014 से लेकर के 2012 से लेकर के आप देख लीजिए, पहले यूनिकॉर्न्स बनते थे, बिल्कुल बनते थे। आज यूनिकॉर्न्स बन नहीं रहे हैं, सिर्फ उन्हें बनाया जा रहा है, बन नहीं रहे हैं, धक्का दिया जा रहा है। अब 2022 की हम बात करते हैं तो इंडिया में सिर्फ 2 यूनिकॉर्न थे। 2 यूनिकॉर्न। भाई इनक्रेड था, एक और आया था, मुझे नाम तो ध्यान नहीं है उसका, लेकिन ये बताते हैं कि 2 ही यूनिकॉर्न थे। और 2021 की जब हम बात करते हैं तो शायद उस टाइम 16 या 17 यूनिकॉर्न था। और 1.5 लाख स्टार्टअप, या आप जो कह रहे हैं अब तो हाल फिलहाल में और बढ़ गए होंगे। 1.97 है इस समय रजिस्टर्ड है, 1.97 लाख स्टार्टअप इस समय रजिस्टर्ड है। आप सारे डेली funding- रजिस्टर्ड हो रहे हैं, फंडिंग के लिए सब जाएंगे। सब फंडिंग के लिए जा रहे हैं। सबको पता है कि फंडिंग मिल जाएगी, लेकिन ये भी आसान चीज़ नहीं है। कुछ वीसीज हैं, कुछ हेज फंड्स होते हैं, कुछ सब चीज़ें होती हैं जो मिल जाते हैं, लेकिन आसान नहीं होता। एक वीसी के लिए भी और एक जो फंड उठा रहा है उसके लिए भी यही तो दिक्कत होती है। आपने फंड उठा लिया, मैंने फंड उठा लिया, मैं बिजनेस चला रहा हूँ, मेरे पास तो वीसी का भी प्रेशर आएगा। सर बिजनेस चलाने के लिए जुनून ज़्यादा चाहिए या पैसा ज़्यादा चाहिए? मेरे हिसाब से जुनून चाहिए। पैसा आ जाता है, अगर आप मेरे हिसाब से चले तो पैसा आ जाता है। आपके अंदर जुनून होना चाहिए। एक ये होता है ना कि चाह, आपके अंदर चाह होनी चाहिए कि मुझे ये चीज़ बनानी है या मुझे ये चीज़ करना है, वो चीज़ होना चाहिए। अगर आपके अंदर वही चीज़ नहीं है तो आप बिज़नेस नहीं कर सकते, फिर आप बिज़नेस कीजिए ही मत। जुनूनी माइंडसेट चाहिए, जुनूनी माइंडसेट जी। उसके बाद सब चीज़ें आ जाएगी आपको सब चीज़ करनी आ जाएगी, आप सब चीज़ सीख लोगे। कोई ये नहीं है कि आज में कोई ट्रेड नया नहीं है। आप एक ट्रेड उठाइए, किसी भी ट्रेड की जानकारी के लिए आप गूगल पर डालिए, उसकी पूरी जानकारी मिल जाएगी। और आजकल तो एआई चल रहा है, आप चैट जीपीटी पे जाइए, आपको कोई भी जानकारी चाहिए आपको 2 मिनट के अंदर मिल जाएगी।
लेकिन आप उसे समझो तो सही। मेरे मेन बात है जो मैं अपनी थिंकिंग से चलता हूँ। सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ सबसे पहले थिंक, उसके बाद राइट, उसके बाद एक्ट। मेरी 3 पॉलिसी चलती है। पहले सोचो, जब आप सोच लोगे उसके बाद उसको प्लान को बना करके उससे लिखो। आपको वो याद नहीं करना है, आप उसे याद मत कीजिए, आप उसे लिखिए। जब आप उसे लिख लेंगे आप उसके बाद एक्ट कीजिए इसके ऊपर। आपका बिजनेस वो जब ही चलेगा जब आप थिंक, राइट एंड एक्ट करेंगे। ये मेरी पॉलिसी चलती है। और मैं तो आज की डेट में यूथ से भी कहता हूँ कि पहले सोचिए। बिना सोचे कोई बिजनेस होगा ही नहीं, कभी भी नहीं होगा। सोचना तो पड़ेगा आपको, और जो आज की डेट में यूथ बिल्कुल भी नहीं सोच रहा। एक चीज़ बताइए सर, जैसे पेपर ट्रेड की भी हम बात करते हैं, इसमें भी नेक्स्ट जेन जो है, हमारे बाद की जनरेशन या हमारी जनरेशन भी आप कह लीजिए, वो इसको ज्वाइन नहीं करना चाह रही। कोई जॉब करना चाह रहा है या कोई दूसरा बिजनेस करना चाह रहा है, तो ये ट्रेड आगे कैसे बढ़ेगी? ये माइंडसेट है। मैं आपको बताऊं, आज की डेट में कंसल्टेंसी फर्म चलती हैं। एक यूथ जो होता है ना, कि जो नया जो जनरेशन आई है, उसका ना सबसे पहले होता है यार हम ना कंसल्टेंसी से बात कर लेते हैं किसी फर्म से, या किसी को कंसल्टेंट बैठा देते हैं। कंसल्टेंट का तो मेन मकसद होता है उसे तो पैसा लेना है। वो बात करेगा आपसे, वो बात करेगा कि जो मेन ट्रेड चल रहे होंगे वो ये आप, मैं बताऊं आपको, जो बोरिंग बिजनेसेस हैं इंडिया में हो चाहे वर्ल्ड में हो, वो सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं आपको। बोरिंग बिजनेसेस सबसे ज़्यादा पैसा कमा के देते हैं आपको। जैसा आपका टेक्सटाइल्स हो गया, आपका पेपर हो गया, न्यू एंट्री कम है डेयरी यहाँ हो पे। गए। न्यू एंट्री है ही नहीं। आप मुझे बताइए पिछले 10 साल के अंदर, आप तो पेपर ट्रेड से जुड़े हुए हैं, कितनी कंपनियां जाई हैं? हाँ, बहुत लिमिटेड कंपनी, बहुत लिमिटेड, बहुत लिमिटेड कंपनी, बहुत लिमिटेड है। टेक्सटाइल्स में भी सेम है। आज की डेट में कहाँ जा रहे हैं लोग? हम तो ड्रोन्स बनाएंगे। एक ड्रोन्स हो गया सबके लिए। मेन बिजनेस क्या है ना, कि आज की डेट में टेक्नोलॉजी पकड़ लो। लेकिन टेक्नोलॉजी के अंदर आपको अपने आप को इतना एडवांस रखना पड़ेगा, डे टू डे बहुत ज़्यादा। एडवांसमेंट। मैं आपको बताऊं, टेक्नोलॉजी एक ऐसी चीज़ है, लोग कहते हैं कि ये डेली बदल रही है। मैं कहता हूँ हर घंटे चेंज हो रही है। बहुत बड़ी बात है। हर घंटे चेंज हो रही है, आप इसको पकड़ ही नहीं सकते। एक जिसे कहते हैं ना कि मैन्युफैक्चरिंग है, अगर आपको देखना है तो आप चाइना को देखिए। आप टेक्नोलॉजी भी इसलिए नहीं पकड़ सकते, और चाइना की आप मैन्युफैक्चरिंग भी नहीं पकड़ सकते कोई भी, क्योंकि रोबोट्स हैं चाइना में। मैं आपको बताऊँ, पब्लिक काम नहीं करती, वो रोबोट्स हैं। यहाँ नहीं है वो चीज़। तो मेन पॉइंट ये है, आप उनकी तरह काम कैसे करोगे अगर आप टेक्नोलॉजी सेक्टर में जा रहे हो? आपने यूथ ने या मैंने उसके अंदर एंट्री तो कर ली बिजनेस के अंदर, लेकिन आप कैसे कवर करोगे? आपका कंपटीशन मेन यूएस, जी, मेन यूरोप, चाइना, जर्मनी, जापान। कैसे कैसे कम्पीट करोगे? कैसे कर सकते हैं सर? ये लोग तो बहुत एडवांस्ड है, आज ये सुपर पावर्स भी है, बहुत उसके लिए एडवांसमेंट भी आपको है। क्लियर माइंडसेट चाहिए। एक मैंने बोला ना, एक वर्ड बोला चाह, आपके अंदर चाह होनी चाहिए। आरजी नेक्स्ट इनोवेशन हमने बनाया, जी, सेमीकंडक्टर्स, एआई, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस सेंटर, डाटा सेंटर्स फॉर द सिक्योरिटी। और मैं आपको बताऊं, ये यूनिट कहाँ डाली है सर? ये भी डल रही है नोएडा। वे फाइनल द लैंड, हमने लैंड इसकी ज़मीन फाइनल कर ली है। सारे काम चल रहे हैं अभी, गवर्नमेंट से परमिशंस वगैरह चल रही हैं। 2022 में हमने प्लान बनाया था कि हमें सेमीकंडक्टर ट्रेड में जाना है, मेरी टीम ने मना करा था। मैं आपको बताऊँ सर, बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी का ट्रेड है, और TSMC मार्केट कैप्चर है पूरी। 85% का शेयर TSMC का आता है। बाकी SK हाइनिक्स हो गई कोरिया की, जी, ब्रॉडकैम हो गया। ब्रॉडकैम तो जब आया था, ब्रॉडकैम तो बहुत ज़्यादा सर, इसमें जाने का तो बहुत ज़्यादा रिस्क है, लेकिन हमने रिसर्च करी। रिसर्च करने के बाद हम इस तय पे पहुँचे कि करना है। क्यों करना है? क्योंकि इंडिया के मैन्युफैक्चरिंग हब को, इंडिया को हमें मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है। और ये बनाया कौन? प्रधानमंत्री जी नहीं बनाएंगे। उन्होंने बोला है कि मैन्युफैक्चरिंग हब इंडिया को बनाना है, तो वो थोड़ी बनाएंगे, हम लोगों का, हम लोग बनाएंगे। देशवासियों का काम। देशवासियों का काम है। तो सेमीकंडक्टर के ऊपर तो मेरे को अभी एक वाकया भी ध्यान आ रहा है। ये पिछले 5-6 महीने पहले जो हमारे कॉमर्स मिनिस्टर है, तो वो भी, उन्होंने भी, उनकी एक बहुत बढ़िया स्टेटमेंट आई थी, तो मुझे स्टेटमेंट आज भी याद है कि भाई ठीक है, आप ड्रोन बनाइए, टेक्नोलॉजी में जाइए। सेमीकंडक्टर स्पेसिफिकली उन्होंने सेमीकंडक्टर हाईलाइट किया है इसको। उन्होंने तो ये भी बोला था लास्ट में, आप कब तक फूड के स्टार्टअप्स में जाओगे? ये जो आइसक्रीम बना के आइसक्रीम आप बना रहे हो, आप फूड बना रहे हो, कपड़े बना रहे हो, कब तक जाओगे आप इन चीज़ों में? चैलेंजिंग ट्रेड लीजिए।
अपने आप को चैलेंज कीजिए। मेन आपको किसी को चैलेंज करने की ज़रूरत नहीं है, आप मेनली खुद को चैलेंज कीजिए कि मैं ये कर सकता हूँ। और जब तक वो यूथ या जेन जी जिसे कहते हैं रीड में, अगर ये जनरेशन खड़ी भी नहीं होगी ना, तो हमारे प्रधानमंत्री जी का बोला वो सब कुछ बेकार है। खड़ा तो होना पड़ेगा, विजन आपको बनाना पड़ेगा कि विजन कि हमें मुझे करना क्या है। एक ट्रेड पकड़िए, मैं ये नहीं कह रहा कि आपसे 10 ट्रेड पकड़िए, आप एक ट्रेड पकड़िए, एक ट्रेड पकड़ने के बाद उसमें काम कीजिए। जब तक उसमें आप काम नहीं करेंगे, जब तक आप दूसरे ट्रेड में नहीं जा सकते। पहले आप एक ट्रेड को चलाइए, फिर दूसरे में जाइए। यहाँ पे क्या होता है, आज की डेट में यूथ जो होती है ना, जनरेशन क्या होती है, एक मेरा तो चल गया, एक महीना चल गया, फिर दूसरे महीने दूसरे ट्रेड में, या दूसरे उसी ट्रेड के आइटम में दूसरे आइटम में स्विच करते रहते हैं। स्विच जो होता है ना, ये स्विच सबसे बड़ी चीज़ है। आप स्विच अपनी लाइफ से कर रहे हो, आप और दूसरे के पैसे से कर रहे हो, उसमें भी सबसे बड़ी पॉइंट ये आता है। सर, एक ट्रेड को सीखने में एक लेमैन को कितना समय लग जाता है? एक ट्रेड को अगर आप सीखना चाहें तो मैक्सिमम मैं तो ये मानता हूँ, जो R&D डिपार्टमेंट्स होते हैं ना, ये लोगों के कि मैंने 4 साल रिसर्च करी है इस पर, भाई मेरे से नहीं होता। मैक्सिमम 2 महीने। अगर कोई किसी कंपनी को या इंडस्ट्री को किसी भी ट्रेड में आना हो, आप 2 महीने दीजिए। 1 से 2 महीने बहुत होते हैं, इससे ज़्यादा आप समय बर्बाद ना करें। और आज की डेट में टेक्नोलॉजी जिस हिसाब से चेंज हो रही है, 1 से 2 महीना बहुत ज़्यादा टाइम होता है ये भी। लेकिन लोग जो रिसर्च करते हैं 6 महीना तो आम बात है। आपको अगर एक दवाई भी निकालनी हो, 6 महीना 1 साल रिसर्च होती है। क्या करते हैं यार ये R&D। मेरा भी खुद R&D डिपार्टमेंट है, और मैंने उनको टारगेट दे रखा है, अगर आपको कोई भी ट्रेड में न्यू एंट्री करनी है या आपको कोई प्रोडक्ट भी निकालना है, तो मैक्सिमम मैं आपको 3 महीने दे सकता हूँ। मुझे 3 महीने के अंदर रिजल्ट चाहिए। अगर आप दे सकते हैं तो मेरे साथ ज्वाइन कीजिए, वरना नहीं ज्वाइन कर सकते तो कोई दिक्कत नहीं मुझे। सेमीकंडक्टर्स का भी सेम यही था। मेरी टीम ने मुझे मना करा था, लेकिन रिसर्च जब करी, जब सारी चीज़ें फाइनल हुई, उसके बाद हमें एक मौका मिला। 2023 फरवरी इन्वेस्ट यूपी समिट हुई थी, उत्तर प्रदेश लखनऊ। तो हमने सोचा कि यार प्रोजेक्ट डाला जाए तो यूपी में ही डाला जाए, इसको तो कहीं और नहीं डाला जाएगा। और ये प्रोजेक्ट नोएडा के हिसाब से एक बहुत ही अच्छी डेस्टिनेशन नोएडा आज की डेट में है, इसमें कोई शक की बात नहीं है। बिल्कुल ठीक है। नोएडा के सामने प्रोजेक्ट डाला, और मैं आपको बताऊं, एक ही MOU साइन हुआ तब तक सेंट्रल गवर्नमेंट से, जो वेदांता ग्रुप का था, 1.84 लाख करोड़ का सबसे बड़ा MOU आज की डेट में। सेकंड MOU मेरी टीम ने बनाया था 1.65 लाख करोड़ का इस प्रोजेक्ट के लिए, जो साइंड हुआ यूपी गवर्नमेंट से जी। आज की डेट में। वही प्रोजेक्ट नोएडा में लग रहा है, उसी प्रोजेक्ट की परमिशंस वगैरह चल रही हैं। क्योंकि इसमें मेनली मैं आपको बताऊं, इतनी ज़्यादा डीप टेक्नोलॉजी, एक तो होती है टेक्नोलॉजी, एक होती है डीप टेक्नोलॉजी। आपको घुसना पड़ेगा इसके अंदर। सेमीकंडक्टर का साइज होता है 13 nm, mm में भी चलते हैं। जो शॉर्ट चल रहा है ऐसे में 13 nm, 10, 11 इंडिया में है। TSMC से रिसर्च कर लिए 2 nm पर, जी। जो माइक्रो चिप्स होती है, माइक्रोचिप्स जो उनके ऊपर लैब में रिसर्च करें। 3 nm वो बना चुके हैं, इंडिया में 15 nm बन रहा है, जो बना भी रहे हैं। क्यों? टेक्नोलॉजी चाहिए यहाँ पे। टेक्नोलॉजी चाहिए, और हमारे पास टेक्नोलॉजी नहीं है ऐसा तो है नहीं। जो वहाँ बना रहे हैं आर्किटेक्ट, आप कभी भी देखिएगा, USA आप चले जाएं, ब्रॉडकैम चले जाएं, आप TSMC, वहाँ पे भी इंडिया वाले काम करने वाले। मेनली मोस्ट ऑफ द कंपनीज के आर्किटेक्ट में टेक CEOs इंडिया हैं, CEOs मान लीजिए या VPs मान लीजिए, इंडिया है। परफेक्ट। तो इंडियन यहाँ पे काम क्यों नहीं कर रहा? आप ये मत सोचिए कि इंडिया वाले चले जाते हैं, वो बाहर जॉब करते हैं। मेन सोचिए कि वो क्यों नहीं कर रहे, उनको क्या ऐसा एनवायरनमेंट नहीं मिल रहा जो यहाँ पे वो काम कर रहे हैं। कुछ बोला जाता है कि गवर्नमेंट सपोर्ट, जैसे आपको तो बहुत गवर्नमेंट सपोर्ट मैं आपको आपको तो बताऊँ, मुझे भी मिला है। बहुत, मैं बताऊँ, कुछ स्टेट्स में मिला, सब स्टेट्स में मुझे नहीं मिला। एक प्लांट लगने के बाद मैं आपको बताऊँ, जो हमारी जो स्टोरी चल रही थी केरला के बाद, हमें टेक्सटाइल्स में आना था, और टेक्सटाइल्स में हमें आना नहीं था। मैं आपको बताऊँ, मुझे किसी भी ट्रेड में आना नहीं था, हम घुसते चले गए। टेक्सटाइल में निद्या टेक्सटाइल और है। इसकी बहुत अच्छी स्टोरी है। गुजरात हम बैठे हुए थे, कोई समिट चल रही थी, तो वहाँ पे हम सारे बैठे हुए थे एंटरप्रेन्योर्स वगैरह। तो पीयूष जी का एक वहाँ पे अभिभाषण था, तो उसके बाद वो सबसे मिले थे, तो सब चीज़ उन्हें बताई गई थी। अरुण जी उनके सेक्रेटरी हैं, अरुण गुप्ता जी, तो उन्होंने मुझे मिलाया था उनसे
तो उन्होंने कहा था सर इनका पेपर ट्रेड है। उस टाइम पर वो टेक्सटाइल मिनिस्टर थे पीयूष गोयल जी। तो उन्होंने बोला कि आप टेक्सटाइल्स में क्यों नहीं आ रहे। मैंने कहा सर मुझे टेक्सटाइल्स का टी भी नहीं पता। मैं टू बी फ्रैंक मैं आपको सच्चाई बताता हूँ, मुझे टेक्सटाइल्स का टी भी नहीं पता। आप टेक्सटाइल्स में आइए। उन्होंने मुझे सीधे बोला, मेरे कंधे पर उन्होंने हाथ रखा था उस टाइम पे, आप टेक्सटाइल्स में आइए और जो भी चीज़ होंगी मैं आपको प्रोवाइड करवाऊंगा और आप इस ट्रेड में भी आ पाइए। एक होता है ना कि हाँ यार मिनिस्टर ने कह दिया कि कोई बात नहीं ठीक है, कौन पूछेगा। 3 दिन बाद मेरी टीम के पास फ़ोन आता है कि सर पीयूष जी आपसे बात करना चाहते हैं और उनकी मीटिंग सेटअप है 3 दिन के अंदर एज ए टेक्सटाइल मिनिस्टर। उन्होंने मुझे बताया कि आप प्लांट कहाँ लगाना चाहते हैं, सारी चीज़ें बात वगैरह हुई। मैंने कहा सर यूपी, मेरा पहले प्रायोरिटी तो यूपी, क्योंकि मैं यूपी का हूँ। तो उन्होंने कहा ठीक है हम यूपी में आपको दिलवाएंगे और उन्होंने 2 दिन के अंदर मुझे लैंड पार्सल्स भिजवाए, खुद भिजवाए, सारी चीज़ें हुई, सब चीज़ें देखा। आज की बात है वो यूपी में प्लांट नहीं लगा, यूपी से प्लांट सेटअप होकर के वो कलकत्ता चला गया। आज प्लांट कलकत्ता में है? कलकत्ता में है, यूपी में नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ जहाँ पे आप होते हो, जहाँ पे आपका बेस होता है, आप वहीं पे ही नहीं कर पाते। ये एक लाइन है, मैं आपको बता रहा हूँ, आपके यूथ के लिए भी बता रहा हूँ मैं आपके लिए। आप अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलो पहले तो, और जहाँ पे आप हो आप वहाँ पे काम नहीं कर पाओगे, आपको बाहर जाना ही पड़ेगा। और ये मैंने अपने आप ऊपर प्रैक्टिकल देखा है। मैं यूपी का हूँ और यूपी में मेरे ख्याल से आज के टाइम में मेरे सिर्फ 2 प्रोजेक्ट चल रहे हैं। वर्ल्ड की 37 कंट्रीज में हमारा काम है। वर्ल्ड की 37 कंट्रीज में इस समय आरजी ग्रुप है और नेक्स्ट ईयर तक 12 और बढ़ जाएंगी जो हमारी प्लानिंग है। तो सर क्या वैल्यू समझे अपने ग्रुप की हमारी ऑडियंस के लिए? मैं तो आपकी जबान से सुनना चाहता हूँ ये चीज़। मैं आपको बताता हूँ, फॉर्चून 500 में आती है। फॉर्च्यून 500 में ग्रुप आता है पूरा। अप्रोक्सीमेटली जो वैल्यूज हैं एक्चुअली मुझे इस समय तो याद नहीं होगी, मैं आपको पेपर से फिगर लंबी फिगर है, बिलियंस में है बिलियंस में है एक्चुअली में। तो फॉर्चून 500 में आने का मतलब भी वही होता है। आप आपकी मेहनत दिखती समझ है, सकते हैं। जो देखिए, आपके विचार है, जो क्लैरिटी है, जो विजन है आपका, मेनली तो वही है, आपको एक क्लैरिटी चाहिए। और मैंने आपको 3 चीज़ें बोली, वो थिंक, राइट एंड एक्ट। उसके अलावा आपको कुछ नहीं करना। अगर आपने ये कर लिया ना तो आप बिजनेस बना लेंगे। लोगों को ये नहीं है कि आपने हाँ देखा और लिख लिया या उसको बता दिया, आपने उसके अंदर जा करके एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट बनाई, वीसी के पास दे दिए, अपने वीसी से फंड उठा लिया। जो जनरेशन जो आजकल जो कर देती है वो जो आर्ग्यूमेंट जल्दी होती है। 10 मिनट में पिच डेक बनती है, 10 मिनट में फाइनेंशियल वो बनते हैं, पिच उसके डेक बाद भी कहते बनती हैं नहीं है। मैं आपको बताऊं, उसका भी रोल बता देता हूँ मैं आपको। एआई का आप पिच के लिए आप कोई भी एक प्रॉम्प्ट डालिए, एआई आपको सब कुछ, चैट जीपीटी आपको सब कुछ बना के देता है। आपको कुछ भी करने की जरूरत नहीं है। खराब कर रहा है कुछ, जनरेशन को कह सकते हैं कि खराब भी कर रहा है। ठीक मैं है, आपको बताऊं, नॉलेज तो देता ही है। एआई जो है आपकी डेट में, मैं जो अपना यूज करता हूँ, मैं एआई यूज करता हूँ नहीं मशीनरी लर्निंग में। मैं एआई को सबसे खतरनाक मानता हूँ आज की डेट में। बहुत डेंजरस चीज़ है, सबसे डेंजरस चीज़ है आज की डेट में, और यूथ के लिए और आगे आने वाली फ्यूचर जनरेशन के लिए तो बहुत खतरनाक है। एआई से खतरनाक आज की डेट में कुछ नहीं है। आप ये समझिए, आज की डेट में मैं आपको एक नॉर्मल सी चीज़ बता रहा हूँ। आज मेरे पास कोई भी रेज्यूम आया, सीवी आया, तो वो रेज्यूम मैं आपको देखता हूँ, मैं आपके पास कई सारी फाइल्स ऐसी भेज सकता हूँ जो खुद नहीं बनी है, वो एआई ने बनाई है। खुद मेहनत ही नहीं करना चाहते, खुद मेहनत ही नहीं करना चाहते। मैं अभी एक इंटरव्यू कर रहा था। मतलब आप बनाओ, बेशक गलत बना दो, आप 4 बार गलत बनाएंगे तो 5वीं बार आप ठीक बना लेंगे। ये तो मैं आपको बताऊं, एक इंटरव्यू मैं कर रहा था और उन्होंने एआई से जनरेटेड था वो रिज्यूम, तो मेरी टीम कर रही थी, मैं एक्चुअली में बैठा हुआ था, तो सारी चीज़ों के सवाल के जवाब वो दे रहे थे ना, तो उन्होंने फ़ोन रखा था। जो मेरी टीम क्वेश्चंस पूछती थी उसमें रिकॉर्ड होते थे और रिकॉर्ड होने के बाद वो जवाब देता था सारी चीज़ें। तो वो नहीं दे रहा, एम्प्लॉय नहीं दे रहा, जो कैंडिडेट है वो नहीं दे रहा, जवाब दे रहा है चैट जीपीटी। बताइए, ये आज की डेट में टेक्नोलॉजी है। और सबसे बड़ी बात, आज की डेट में सबसे बड़ी जो दिक्कत आती है ना, एक सवाल, छोटे से छोटा सवाल, आपको अगर कैलकुलेशन भी करनी है ना, आज की डेट में अगर आपको मल्टीप्लिकेशन भी करनी है कि स्कूल के लिए मैं आपको बताऊं, तो आज की डेट कैलकुलेटर से पहले चैट जीपीटी खुलता है। कैलकुलेटर का यूज़ नहीं है आपके पास आज की डेट में मोबाइल में, आप पहले चैट जीपीटी खोलेंगे। अगर आपको 2 into 2 करना है या 4 into 4 करना है तो आप चैट जीपीटी से पूछेंगे
तो वो कैलकुलेटर का भी काम कर रहा है आपके लिए। बताइए। आपने हर चीज़ उसको दे दी, आप सारी अपनी प्राइवेसी दे रहे हो, आप अपनी फ़ोटोज़ अपलोड कर रहे हो, फ़ोटोज़ चेंज हो रही हैं, सब कुछ देना। आप एआई के लिए यही तो कर रहे हो। एआई का यूज़ क्या है लाइफ के अंदर? आपकी ज़िंदगी को आसान करना, यही है ना। आप उससे अपनी ज़िंदगी बना रहे हो। आप एआई का डेटाबेस बना रहे हो या अपनी ज़िंदगी को? एआई का डाटाबेस ही बना रहे हो आप सब कुछ तो सामने वाले को दे रहे हो। मतलब आपसे ज़्यादा आपकी जानकारी एआई के पास है, उस चैट के पास है जो आपने उसमें डाली है। कल को यही एआई टेक्नोलॉजी आपके ब्रेन मैपिंग कर देगी। ब्रेन मैपिंग तब भी हो रही है जब आप, एक बात होता है, अपना ब्रेन यूज ही नहीं करेंगे तो ब्रेन मैपिंग ही है। आपका ब्रेन तो यूज ही नहीं हो रहा, राइट। आपने ब्रेन यूज किसी भी चीज़ में नहीं करा। अब आपको आज की डेट में एक प्रोजेक्ट रिपोर्ट, एक नॉर्मल प्रोजेक्ट रिपोर्ट चाहिए, आप प्रॉम्प्ट डालो, आप चैट जीपीटी पे डालिए, जेमिनी पे डालिए, किस पे डालिए, आपको पूरी की पूरी प्रोजेक्ट रिपोर्ट बन के आ जाएगी और 1 मिनट भी नहीं लगता। उसकी आप कॉपी कीजिए, और कॉपी पेस्ट में मैं आपको बताता हूँ, कुछ ऐसे भी यूथ हैं, कुछ ऐसे भी जनरेशन आ रही है चल रही हैं, वो सीधे कॉपी पेस्ट कर देती हैं, वो पढ़ती भी नहीं है उसे। नकल में भी अकल नहीं का नकल इस्तेमाल में भी नहीं अकल का इस्तेमाल, क्योंकि जल्दी है। ये होता है विजन नहीं हो, ये होता है क्लियर माइंडसेट नहीं हो आपका, यही दिक्कत है सबसे बड़ी। है। और उसके बाद पैसे के पीछे भागना। उसके बाद पैसे के पास, पैसे के भी देखिए, यूथ का काम है सिर्फ पैसे के पीछे भागना। उसे चाहिए कि मैं ना आज फंडिंग उठा लूँ, मेरे पास आज गाड़ी आएगी। अगर मैं 20 करोड़ की फंडिंग उठाऊंगा तो मेरे पास 4 करोड़ की मुझे लंबोर्गिनी चाहिए, पोर्शे चाहिए, मेरे पास पार्किंग में खड़ी होनी चाहिए। उसके बाद चाहे मेरे पास फंडिंग में जो मैंने ली है जिस चीज़ के लिए, उस चीज़ के लिए पैसा ना बचे, लेकिन मेरे को यहाँ पे लगाना है। लग्जरी मेरे को लाइफस्टाइल। लग्जरी लाइफस्टाइल जीनी है। सबको ये पता है कि हाँ यार, पहले उन्होंने ना स्टार्टअप बना लिए, ये नहीं पता कि उनकी जर्नी नहीं पता कि उन्होंने स्टार्टअप बनाए कैसे हैं। बस ये है कि यार ना, फ्लिपकार्ट की तो वैल्यूएशन यार 100 बिलियन के ऊपर है। उसकी मेहनत नहीं दिखाई देती। वो मेहनत नहीं दिखाई दी कि उसकी क्या मेहनत थी। आज मैं आपको बताऊं, मैं और डैड काम करते थे तो हम स्कूटी पे, स्कूटर जो होता था उस पर सप्लाई किया करते थे। तो लोगों को वो नहीं पता, गाजियाबाद में ही सप्लाई करते थे। गाजियाबाद, नोएडा, हमारे पास डिस्ट्रीब्यूशन सर्विसेज थी, हमारा बिजनेस तो यही था। ग्राउंडेड वर्क या ग्राउंडेड वर्क पता ही नहीं है आदमी कितना हम्बल है वो नहीं पता। यहाँ तो आजकल एग्रेशन चलता है। और मेनली मैं आपको बताऊँ, टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। जी। एक होता है टेक्नोलॉजी का आप इस्तेमाल कर रहे हैं, एक होता है टेक्नोलॉजी का गलत इस्तेमाल। यहाँ गलत ही इस्तेमाल होता है। मैं आपको ये नहीं कहूँगा कि सभी गलत हैं, जो लोग इस्तेमाल करते हैं वो ज़्यादातर गलत करते हैं। 80% आज की डेट में यूथ ऐसा है जिसको कुछ नहीं पता। तो ठीक है। आप अपने फ़ोन में परमिशंस देते हैं, आप सारी ओके करते हैं, आप उसे पढ़ते थोड़ी ना प्राइवेसी को, क्यों क्या क्या चीज़ों की परमिशन मुझसे ले रहा है, क्या क्या उन्होंने मेरे को दिया, क्या क्या उन्होंने मुझसे लिया, कुछ भी चीज़ नहीं देखते। वही जैसे इंश्योरेंस के डॉक्यूमेंट्स जब साइन इंश्योरेंस करते है, हैं आप तो साइन कर देते हो। आपको ये लगता है कि यार मरने के बाद तो मुझे ना 50 लाख रुपए मिल जाएंगे। कैसे मिलेंगे ये भी तो पढ़ो, ये देखो। पहले तो उसमें ये देखो कि आपको मरना कैसे है। आप ये देखो क्योंकि उसके ऊपर है मेन जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, आप पहले उसमें चेक करोगे आपको मरना कैसे है। इंश्योरेंस आप जब भी तो लोगे, क्योंकि उसके बाद क्या होता है, क्लेम करने, जब आप क्लेम करने जाओगे तो कहते हैं कि यार ये तो इस तरह से मर गया यार, ये हमारे में नहीं आता। इसलिए अनक्लेम्ड फंड पड़ा हुआ है 4 लाख करोड़ से ऊपर का। अनक्लेम्ड तो वो क्यों पड़ा है? इसलिए तो पड़ा है। टर्म्स एंड कंडीशंस, नॉमिनी, लोग सबसे बड़ी गलतियां कर जाते हैं ना। नॉमिनी अपने से बड़ा बना देते हैं, जबकि कहते हैं कि नॉमिनी जो है छोटा बनाना, अपनी एज से कम से कम हाफ में बनाए तो बहुत ज़्यादा अच्छा। और 10 साल तो होना ही चाहिए मेरे हिसाब से, जो मेरा पॉइंट ऑफ व्यू कहता है 10 साल होना ही चाहिए। बहुत बढ़िया सर। ये आरजी रियलिटी के बारे में, आरजी रियलिटी की शुरुआत हुई थी, इसकी भी शुरुआत यूपी से ही हुई थी। यूपी तो आपका बेस है सर। ये तो एक कहते हैं ना होम टाउन है, तो मैंने शुरुआत एक होम टाउन से अपने एफर्ट्स करे। मैं आपको बताऊं, आज ही डेट में जो बोर्ड में बैठते हैं हमारे इंटरनेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन दुबई, हमारे बोर्ड में बैठते हैं और इन्वेस्टर्स हैं हमारे, तो इनका मेन जो बेस आता है दुबई। और दुबई में रियलिटी मतलब जिसे कहते हैं ना हाई बूम, रियल एस्टेट कहते हैं बहुत। रियल एस्टेट तो दुबई है, उसके अलावा कुछ और है ही नहीं वर्ल्ड में। मैं आपको पता, न्यूयॉर्क कहते हैं लोग कि न्यूयॉर्क बहुत अच्छा चल रहा है, दुबई से अच्छा कुछ नहीं है यार रियलिटी में। तो उनसे मेरी जब बात हुई, उन्हें ये था कि यार रियलिटी में आओ, कैसे भी करके उन्हें लेके आना था, और मुझे जाना नहीं था।
क्योंकि मैंने ना ये सुना था कि नोएडा में रियलिटी होती है शैतानों सर, का अड्डा। आपको जाना नहीं था, लेकिन बस ऊपर वाले को आपका साम्राज्य बनाना वो था, तो सब चीज़ आपको में जाना घूमना पड़ा। था। वो सब मतलब मैं बताऊँ, मुझे ना नोएडा में बताते थे रियलिटी में कि शैतानों का अड्डा, कि भाई वो ना कि 4 तो तुम्हें बाउंसर रखने पड़ेंगे कि आप जब चलोगे, और पूरी सिक्योरिटी वगैरह के साथ आपको चलना पड़ेगा, और गुंडागर्दी का काम है, गुंडे रखने पड़ेंगे आपको। मैंने कहा भाई मुझे माफ़ करो भाई, मैं नहीं कर एक सकता। लेमैन को, एक कॉमन मैन को यही पता है कि भाई जो रियल एस्टेट का जो मालिक होता है वो 4-5 पीछे हाँ, बाउंसर चलते हैं, 2-3 गाड़ियां चलती है। तो मुझे यही बताया गया। मैंने कहा यार ये चीज़ मेरे से नहीं हो पाएगी। मेरी उनसे बात हुई, मीटिंग हुई, वो मुझसे मिलने, खालिद जी हैं इनके यहाँ जो डायरेक्टर हैं, इनके यहाँ जो देखते हैं, वो मुंबई मिलने आए ऑफिस में, तो उन्होंने मुझे बहुत समझाया। उसके बाद लॉन्च हुआ हमारा सबसे बड़ा प्रोजेक्ट आरजी स्काई सिटी। आरजी स्काई सिटी। आरजी स्काई सिटी, जिसका अब हम सिटी बना रहे हैं नोएडा के अंदर 378 एकड़्स में। 378 एकड़ एकड़्स में, और लैंड हमने ले ली है, ऑलमोस्ट कंप्लीटेड है। लैंड पार्सल हमारे पास आ चुका है। पूरा रेजिडेंशियल एरिया एज सिटी बनाएंगे हम, और मैं आपको नाम भी रिवील कर देता हूँ जी। आरजी वैकुंठ हमने उसका नाम रखा है। आरजी वैकुंठ। वैकुंठ हमने भगवान, उसका नाम, भगवान के नाम बहुत पर, बहुत बहुत क्योंकि सब कुछ उनकी ही कृपा है। और वैकुंठ हमने नाम रखा है। सबसे पहले प्रोजेक्ट का नाम हमारा आरजी स्काई सिटी, जो रेरा अप्लाइड कर चुके हैं हम, उसका रेरा भी आ जाएगा उसमें, ये रखा यूपी के अंदर। और आज की डेट में दुबई के अंदर हमारे 7 प्रोजेक्ट हैं जो हम चला रहे हैं। RG1 ट्रिनिटी, RG एमरल्ड, RG कैलाश, RG मानसरोवर, RG लक्ष्मी, जिसमें से हमारे 3 प्रोजेक्ट कंप्लीटेड है। हम मतलब उसे डिलीवर कर चुके। मैं आपको बताऊँ, मेरी जब पहली मिल लग रही थी केरला, तो एज ए इन्वेस्टर के रूप में हमने IFC से बात करी। हम गए दुबई वगैरह गए, तो वहाँ पे हमने बात करी जहाँ पे इनकी ब्रांच थी। तो उन्होंने कहा ठीक है आप दुबई में और यहाँ पे UAE में इन्वेस्ट कीजिए। अब दुबई में पेपर मिल का तो कोई सवाल नहीं उठता है, हालांकि हाँ, है, वहाँ पे है। अब हमने कहा क्या लगेगी यार, यार यहाँ तो पानी ही नहीं है। एक एंटरप्रेन्योर यही सोचता है वहाँ पे तो पानी ही नहीं है, और पेपर के लिए और टेक्सटाइल के लिए तो मेन पानी चाहिए। मैं आपको बताऊँ, वर्किंग बताता हूँ आपको, इतनी अच्छी वर्किंग हुई वहाँ पे जो डिपार्टमेंट के हिसाब से हुई। उन्होंने उसी दिन, क्योंकि मैं एक दिन के लिए गया था, रियाद इंडस्ट्रियल एरिया है, अपना नाम सुना होगा UAE जी में। जी जी। उन्होंने मुझे 94 एकड़ की साइट 2 दिन के अंदर मेरे हाथ में पेपर्स रख दिए। 2 दिन के अंदर, मतलब उन्होंने मुझे फाइनल लेटर दे दिया था उसी दिन निकाल करके। उससे अगले दिन उन्होंने मुझे मेल पर वो पेपर्स भेज दिए कि आपकी लैंड हो गई है और यहाँ पे आप पेपर मिल लगाएंगे। RG की पेपर मिल पहली जो स्टार्टिंग में लगी केरला, लेकिन जो ऑपरेशनल हुई RG रियाद। रियाद में है अपनी पेपर मिल। रियाद में हमारी पेपर मिल है, सबसे पहले वही चली है। उसमें क्या बनाते हैं सर? उसमें हम पेपर ही बनाते हैं। पेपर बनना है, वुड फ्री पेपर बन रहे हैं हमारे, सारा सब कुछ वुड फ्री है, क्योंकि हम सस्टेनेबल चल रहे हैं। देखिए मैं बताऊँ, वुड का इस्तेमाल हो रहा है आज की डेट में। आपको बताऊँ पेपर मिल के ऊपर डिपेंडेंसी क्यों ज़्यादा बढ़ रही है, पेपर मिल क्यों चल रही है। आपने इंडोनेशिया, जो पहले जो चलता था इंडोनेशिया चलती थी, इंडोनेशिया में पेपर मिल्स बंद हो रही हैं। अच्छा जी। वहाँ से बिजनेस डाइवर्ट हो रहा है सारा। जो वहाँ के जो इंडस्ट्रियलिस्ट भी हैं जो पेपर ट्रेड में, वो भी कहीं और जा रहे हैं। और मेन बेस आज की डेट में इंडिया नहीं है, मेन बेस चाइना है, और उसके बाद है UAE। UAE का जो मार्केट प्लेस है ना, बहुत अच्छा है। और उसके बाद गवर्नमेंट सपोर्ट्स बहुत अच्छा है। अगर वो सपोर्ट इंडिया में मिल जाए ना, अगर जो गवर्नमेंट जो सपोर्ट वहाँ पे देती है, अगर यहाँ पे सपोर्ट मिल जाए ना, तो इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनने से मैं बताऊँ कोई नहीं रोक सकता, कोई भी फास्ट होना पड़ेगा गवर्नमेंट को। बहुत ज़्यादा फास्ट होना पड़ेगा। लेकिन हाँ, हो रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं है, इनके फैक्ट है, लेकिन आपको भी फास्ट होना पड़ेगा। मैंने आपको बताया ना कि सीधी सी बात है कि लेगेसी बिजनेस क्रिएट करना पड़ता है। आपको लेगेसी क्रिएट करनी पड़ेगी, आपको बना के कोई नहीं देगा। ये क्लियर है। मैं आज अगर यहाँ पे हूँ तो मैं लेगेसी बिजनेस क्रिएट करके जाऊँगा। मुझे पता है कि मैं बिजनेस क्रिएट कर रहा हूँ, और ये मेरा ये नहीं है कि आज की डेट में क्या होती है सोच, यार मुझे तो 5 साल चलाना है। अब 5 साल है, 5 साल में पैसे आ जाएंगे, मैं अपनी पूरी ज़िंदगी लाइफ है, मैं तो 40 के बाद निकलूँगा टूरिंग पे और अपनी वाइफ के साथ जाऊँगा और आराम से ज़िंदगी बिताऊँगा। नहीं होता। फैमिली में से किसी ना किसी को निकलना पड़ेगा। अगर वो निकल गया और वो बनेगा फिर उसके बाद,
बिना उसके कुछ नहीं होगा। एक को तो देखो, जैसे कहते हैं ना आग में तपना, किसी को तो आग के अंदर तपना पड़ेगा। ये सोचना पड़ेगा कि वो क्या वो तब मैं करूं, हाँ, वो मैं करूं या कोई वो और। मेरे लिए दूसरा करेगा। सीधी तो सी अगर बात। अब दूसरा तो करेगा नहीं, दूसरा तो करेगा ही। फैमिली में ही नहीं करेगा। सबसे पहले डाउट किसका आता है आपके ऊपर? जब आप कोई भी बिजनेस करने जाओगे, डाउट किसका आएगा? सबसे पहले फैमिली डाउट करेगी, आपके रिलेटिव्स डाउट करेंगे, आपको बोला जाएगा। मैं आपको बताऊं, मेरे को बोला गया था कि यार ये लड़का ना ज़िंदगी में कुछ नहीं कर सकता, ये सिर्फ दुकान पे बैठने लायक है और ये कुछ नहीं कर सकता अपनी लाइफ के अंदर। ये मेरे को मेरे खुद के रिलेटिव्स ने बोला है, खुद के रिलेटिव्स ने। लेकिन फैमिली साथ हो ना, जैसे कहते हैं अपने माँ बाप का आशीर्वाद हो, भाई बहन का प्यार हो, तो सब कुछ कर सकता है इंसान। और आपको करना पड़ेगा। मैं तो देखो क्लियर सी बात बता रहा हूँ, अगर आपको इंडिया में रहना है, इंडिया को मैन्युफैक्चरिंग हब बनाना है, आप इंडिया को चाहते हो कि आप एक डेवलपिंग कंट्री बने, तो बनेगी। किसी के भाषण से नहीं बनेगी वो, या मैं आपको बताता हूँ प्राइम मिनिस्टर ने बोल दिया कि बन जाएगी, वो आपको खुद करना पड़ेगा। चेंजेस आपको लाने पड़ेंगे। आपके बलबूते पे तो बोलते हैं, एक जो एक इंडियन पॉपुलेशन है, इंडियन सिटीजन है, उनके बलबूते पे तो बोलते हैं कि कोई ना कोई, क्या पता मोटिवेशन, मेरे स्पीच से क्या पता किसी को मोटिवेशन मिल जाए, मोटिवेशन मिल जाए, इसलिए तो बोलते हैं वो। लेकिन उस चीज़ को, मोटिवेशन को आप अपने दिमाग में तो डालो, उनकी बातों को। जब आप बातों को डालोगे जब तो काम बनेगा। आप हर चीज़ में जल्दी करोगे तो नहीं चलेगा, जल्दी का काम ही नहीं। आप उसके बाद फिर टेक्नोलॉजी, मेन जो टेक्नोलॉजी जो चेंजेस है ना इस समय बहुत ज़्यादा है। और मैं तो अपने आप को ही मानता हूँ कि मैं बहुत पीछे हूँ अभी। हमारे इतने प्रोजेक्ट्स हैं, डाटा सेंटर्स के प्रोजेक्ट्स हैं, सेमीकंडक्टर्स के प्रोजेक्ट हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आ रहा है हमारा। अभी एक ज्वाइनिंग हुई है हमारे यहाँ, मीरा चोपड़ा जी, तो इनकी ज्वाइनिंग हुई है। इनके पास अप्रोक्सीमेट 22 ईयर्स का इनके पास एक्सपीरियंस है। गूगल में रही हैं, माइक्रोसॉफ्ट में रही हैं, अभी इनकी ज्वाइनिंग हुई है। और मेरा CEO बनाया है मैंने इनको बनाया है। और उसके बाद पूरा AI क्लस्टर मेरा जो बनेगा, और उसके बाद सारे डाटा सेंटर्स इंडिया में है ही नहीं, मेनली बना रहे हैं अडानीज बना रहे हैं अब। और इनका रिलायंस के भी आ रहे हैं अब, लेकिन आ रहे हैं, अभी आए नहीं हैं। क्यों नहीं है? हम टेक्नोलॉजी की बात कर रहे हैं, लेकिन हमें टेक्नोलॉजी यूज़ नहीं करनी। आप यूज भी तो कीजिए उसे, आप उससे कुछ बनाइए, आप उसका यूज मत कीजिए बस। आप उसे देख रहे हैं बस, आप उससे कुछ बनाइए। जब बनाएंगे जब ही बनेगा। हमने डाटा सेंटर्स में सिक्योरिटी चाहिए होती है मेनली जी। हमारी 7 लेयर सिक्योरिटी आएगी। 7 लेयर सिक्योरिटी आएगी। और वर्ल्ड में हम डाटा सेंटर बना रहे हैं। ये हमारी आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट से फाइनल हुआ है। इसको हम वाईजैग बनाएंगे। और मैं कहना तो नहीं चाहूँगा, लेकिन हाँ, मैं वर्ल्ड का सबसे क्लासिक बनाऊँगा और सबसे सिक्योर नेटवर्क होगा। ये चीज़ की मैं आपको गारंटी देता हूँ। सर, इतनी एक आदमी इतना इतना हर जगह माइंड, जबकि जिस टाइम आप और हम पढ़ाई करते थे उस टाइम कोई टेक्नोलॉजी हम लोगों को किसी ने टेक्नोलॉजी नहीं सिखाई, किसी को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस नहीं सिखाई। और इतने सारे डाइवर्स सेक्टर्स में आपका जाना, क्या यही एक थी कि पहले मैं एक प्रोजेक्ट को पकड़ूं, उसको सक्सेस करूं, उसके बाद दूसरे में गए, या साइमल्टेनियस आपने स्टार्ट कर दिया? नहीं, 1 बाय 1 करा मैंने। पहले पेपर, उसके बाद जब मेरा पेपर मुझे लगा कि हाँ यार मेरे 2 प्लांट लग चुके हैं, मेरे इन्वेस्टर्स भी हैं, तो उन्होंने भी कहा कि यार और ट्रेड्स भी देखो। टीम वर्क बहुत ज़रूरी है, आपके पास टीम होनी बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास टीम नहीं है तो आप बिजनेस नहीं चला सकते। और टीम ऐसा नहीं है कि आपने बस टीम रख ली, आपके पास टीम से कॉम्बिनेशन होना चाहिए, कनेक्ट होना चाहिए, जिसे कहते हैं कि आप अपने लोगों से जुड़ो। टीम के बारे में मैं आपसे बात करूंगा। टीम कनेक्ट जिसे कहते हैं, आप टीम से अगर आप कनेक्ट नहीं है तो फिर बेकार है। टीम आपका बहुत बड़ा रोल अदा करती है अगर आपकी सक्सेस है तो। ये सक्सेस अकेले आज की डेट में जो है वो मेरी नहीं है, ना मेरी फैमिली की अकेले। मैंने अकेले काम नहीं करा, इसके लिए मेरी टीम ने काम कराया। सर, जैसे अभी बात हम कर रहे थे, हायरिंग भी होती है हर लेवल पे। कोई भी आपकी नई कंपनी आती है, कोई भी नया ग्रुप होता है, CEO भी चाहिए, एक पूरी आपको अपनी अथॉरिटी पूरी डेलीगेट भी करनी है। बिल्कुल। उस चेन को मैनेज कैसे करते हैं? वो एक सुपरविजन लेवल आपका किस तरीके से रहता है? और क्या एक माइंड में रहता है कि मेरे को जब CEO को हायर करना है, क्या कुछ ऐसे पॉइंट्स है जो कि मेरे को ध्यान देने हैं?
और अपने सिस्टम को बिल्कुल एक ट्रांसपेरेंट सिस्टम बनाना। हाँ, मैं आपको बताता हूँ इसमें, जब भी हम सीईओ अगर मैं हायर करता हूँ तो मैं मेनली देखता हूँ एक्सपीरियंस, और एक एक्सपीरियंस देखा जाता है। एक और होते हैं जो आज की डेट में जो सीईओ होते हैं, जो पुराने जो बने हुए हैं, आप कह सकते हैं 10 साल का या 12 साल का एक्सपीरियंस या 15 साल का एक्सपीरियंस होता है। तो नई कंपनी में क्या रहता है, कुछ लोग जाते हैं तो काम नहीं करना चाहते कि यार मैं ना एक बैठना चाह रहा हूँ, लेकिन मैं उन लोगों को देखता हूँ जिनमें भूख है काम करने की, जो चाहते हैं कि हाँ यार ये नया ब्रांड आया है, मैं इसको नंबर 1 पे पहुँचाऊँगा। तो मेरे को ऐसे बंदे चाहिए। और उनकी जो सीईओ की और सीएफओ की होती है, या सीएक्सओ हो गए, सीएसओ हो गए, आपके सीटीओ हो गए, इनका जो डायरेक्ट इंटरव्यू होता है, मेरी टीम तो करती है, मैं भी करता हूँ, मैं इनसे बात करता हूँ, मैं इंटरव्यू नहीं करता कभी भी। अच्छा। मैं मिलता हूँ इनसे, मैं इनके बारे में जानना चाहता हूँ कि आपने क्या करा और आपका विजन क्या है आप मेरे प्रोडक्ट को लेकर के। आप इनसे पूछिए, आप इनको प्रोडक्ट दीजिए या आप इनको ट्रेड बताइए कि आप इसके अंदर क्या अपनी वैल्यू ऐड कर सकते हैं, तो वो बताते हैं। अगर मुझे अच्छा लगता है तो हायरिंग होती है, मेनली एक्सपीरियंस देखा जाता है। और मेन बात आती है टीम कनेक्ट। जी। अगर आप अपनी टीम से कनेक्टेड हैं तो आप जब ही बिजनेस सक्सेस कर सकते हैं। आपका बिजनेस जब बनेगा जब आपकी टीम बनेगी। टीम में तो आपकी मल्टीपल लेयर्स हो चुकी है। मल्टीपल लेयर्स हैं, लेकिन मल्टीपल लेयर्स में से मैं तो 4 लेयर ही देखूंगा। अगर आप मुझसे पूछें आज की डेट में, अगर आप मेरी बात करें कि एक मेरे को पता है कि मेरा प्रोडक्शन मैनेजर क्या कर रहा है क्योंकि मैं जुड़ा हुआ हूँ, लेकिन मैं हर किसी को नहीं जान सकता। मेरे को जानना पड़ेगा अपने सीईओ को, मेरे को जानना पड़ेगा अपने सीएसओ को। उसमें मैं देखूंगा सीईओ कौन है उसका, जो उसे ऑपरेट कर रहा है उस बिज़नेस को, जो प्रोडक्शन देख रहा है, जो मार्केटिंग देख रहा है, जो स्ट्रेटेजी प्लान कर रहा है, जो प्राइसिंग पॉइंट रखता है। मैं सिर्फ उन चीज़ों को देखता हूँ। और अगर मेरे हिसाब से अगर उन्होंने रिपोर्ट ठीक दी है, मैं ऐसा नहीं है कि उनकी रिपोर्ट दी हुई सब चीज़ों में मान लूँगा, मैं खुद भी रिसर्च करता हूँ। अगर आप एक बिजनेस कनेक्ट की बात करें, मैं अपना पेपर मिल्स हैं तो मेरे एक प्रदीप सिंधे जी हैं जो इसको संभालते हैं सारा सब कुछ, सीईओ हैं मेरे एजुकेट इंडिया के। तो आपको शायद यकीन नहीं होगा, मैं आपको क्लियर से बताता हूँ, एक बिजनेस कनेक्ट के हिसाब से मैं देखा जाए तो आज भी मैं डिस्ट्रीब्यूटर्स की खुद मीट करता हूँ। आज भी हर 15 दिन में वर्चुअल मीटिंग होती है। और मैं तो इतना जुड़ा हुआ इंसान हूँ, आपको बताऊँ, अगर मैं जैसे एग्जांपल मैं यूपी गया, लखनऊ गया, लखनऊ में बैठा हूँ तो मैं बैठूंगा नहीं, मैं अपने एसएस पॉइंट पे चला जाऊँगा, मैं अपने डिस्ट्रीब्यूटर पे चला जाऊँगा। मेरी मार्केटिंग टीम होगी, मैंने कहा यार चलो मार्केट करिए आते हैं, अभी भी मार्केट करिए आओ। क्योंकि जो डील अगर मैं जाऊँगा ना, जो मैं डील क्लोज करके आऊँ, मेरे रिलेशंस हैं। मैं आपको बताऊँ, मैं जो पहला माल था केरला का, मैंने एक डिस्ट्रीब्यूटर बनाया था वेंकटेश एसोसिएट्स के नाम से, मुझे आज भी नाम याद है। और वेंकटेश जी इतने अच्छे इंसान, बहुत हम्बल इंसान जिसे कहते हैं। मैंने उनसे पहला ऑर्डर लिया था और उन्होंने मेरे आगे हाथ जोड़े थे, सर आप भिजवा दीजिए, आप भिजवा दीजिए। और पहला ऑर्डर था मेरा वो 16.4 टन का, मुझे आज भी याद है वो, क्योंकि बिलिंग में मैंने करी थी। और प्लांट से उठा करके जब वो गाड़ी निकली थी, मैं आपको बताऊं, तो वो गाड़ी की डिलीवरी मैं करने गया था, डिलीवरी, और उसको माल को मैंने ही उतरवाया था। और भी बंदे लेबर भी लगी थी, ऐसा नहीं है कि नहीं लगी थी। तो लेकिन एक वो होती है ना चाह, जिसे कहते हैं, मैंने एक सबसे पहला वर्ड बोला चाह। मुझे चाह थी, मुझे एक ये था कि यार मुझे ना कुछ करना है, तो मैंने उठवाया था, मैंने वो रखा था। और उसको देखते के साथ वो भी आए थे, उनकी आज की डेट में एज 65 प्लस है, तो वो भी मेरे साथ बैठे थे। तो ये जो कनेक्ट बना ना हमारे बीच में, मैं आज, वो मुझे कभी भी फ़ोन कर लेते हैं। मेरे कई डिस्ट्रीब्यूटर पॉइंट, मेरे कई एसएस पॉइंट्स ऐसे हैं जिनके पास मेरा डायरेक्ट नंबर है। और वो मुझे कभी भी, मैं आपको बताऊं, मेरी एक राजस्थान की पार्टी है रावत एंड सन्स के नाम से, उन्होंने कभी भी मुझे मेल पर ऑर्डर नहीं दिया। आज भी उन्हें पता है कि इतने ट्रेड्स में बिजनेस है, बिजी रहता है, कभी यूएस, कभी यूके, कभी कहीं पर रहता है, लेकिन उनका ना फ़ोन आता है, बेटा ये ना ऑर्डर आएगा और ये लिख ले तू। उनका सिर्फ ये पॉइंट रहता है। इतने ग्राउंडेड है आप। और मैं उनका लिखता हूँ। मैं अगर एक मीटिंग में बैठा हुआ ना, मैं या तो उनसे कहूँगा सर एक बहुत इंपॉर्टेंट मीटिंग चल रही है, मैं आपको अभी मिलाता हूँ, या वरना मैं उनका खुद पॉइंट बना करके उनका खुद लिखता हूँ। मैं उनसे कभी भी ये भी नहीं कहता कि आप मेरे सेक्रेटरी को फ़ोन कर लीजिए, नहीं। इस चीज़ के लिए तो एक क्लैप बनती है सर आपके लिए। थैंक यू। लेकिन मैं लिखता हूँ उनका ऑर्डर, मुझे मज़ा आता है क्योंकि मैं जुड़ा हुआ इंसान हूँ। मुझे मार्केट मैंने करी है, डैड ने बिल्कुल मार्केटिंग करी है, मुझे क्या शर्म है।
अगर एक बिजनेसमैन, अगर एक मैं आपको जो यूथ के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम मैं आपको बताऊँ, अगर मैं इसमें यूथ भी ऐड करना चाहूँ, यूथ है जेन जी के अंदर सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कनेक्ट। वो जुड़ना ही नहीं चाहता किसी से। वो सिर्फ उन्हें क्या करेंगे, अपने पोस्ट डालेंगे कि हम कनेक्ट हो गए यार, हमारी ना वायरल हो गई रील, हमारे पे 1 मिलियन व्यूज आ गए, हमारे 1 मिलियन लाइक आ गए, हम कनेक्ट हो गए। ये कनेक्ट नहीं होता। आपको कनेक्ट करना है तो आपको ग्राउंडेड होना पड़ेगा, आपको पार्टियों के बाद जाना पड़ेगा, आपको बिजनेस उठाना है तो करना पड़ेगा। अगर आप ऐसे कनेक्ट करोगे तो नहीं होगा। एक बार कर लेंगे, 2 बार कर लेंगे, लेकिन आज मेरे रिलेशन है, मैं आपको तो मार्केट में मेरे रिलेशन है। मैं अगर कोई नया प्रोडक्ट निकाल रहा हूँ तो मेरे को किसी से डर नहीं है। मैं उनसे रिलेशन स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है। रिलेशन स्ट्रांग होना। अब मुझे पता है कि वो प्रोडक्ट चलेगा नहीं, इस एरिया में नहीं चलेगा, लेकिन मेरे रिलेशन है, मेरे आपसे रिलेशन है। आप मुझसे कहोगे यार ठीक है कोई बात नहीं, भिजवाओ, मैं देखता हूँ कैसे नहीं चलेगा। जब मेरे आपसे रिलेशन ही नहीं है, चैनल स्ट्रांग आप करते चलेगा। जो चैनल पार्टनर्स हैं, चैनल पार्टनर्स हैं आपका स्टेट में भी, आप बात कीजिए उनसे। मैं तो कहता हूँ, मैं स्टार्टिंग में मैं हर हफ्ते की मीट करता था, एक कोई से भी एरिया, कभी भी मैंने मतलब आज अपनी टीम को फ़ोन करा कि यार एक काम करो, हैदराबाद की टीम को कनेक्ट करते हैं आज। पहले टीम से बात करी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है। आपको फीड, मेन कस्टमर तो आपके वही हैं, मेन कस्टमर तो आपके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, एसेस पॉइंट्स। आपको फीडबैक कौन देगा कि ये प्रोडक्ट आपका चला नहीं चला, ये तो आपको वही बताएंगे। मुझे कोई आम कस्टमर तो बताएगा नहीं। सर परफ्यूम ब्रांड में आप चले गए, इतना बड़ा एक आपने परफ्यूम ब्रांड निकाल दिया, वो तो टोटल एक डिफरेंट लाइन थी। परफ्यूम ब्रांड का मैं आपको कंज्यूमर ब्रांड आपने बना दिया। ये तो पेपर सेगमेंट अलग सेगमेंट हो गया, एक वो D2C सेगमेंट हो गया, जिसमें कि मेंटेलिटी ही बायर्स की बिल्कुल एक डिफरेंट मेंटेलिटी पे आ जाते हैं हम। ये भी एक चैलेंज था। मैं आपको बताऊँ, छोटी सी कहानी है इसके ऊपर भी। हम लंदन बैठे थे, मैं और मेरी टीम, और मिस लूसी हैं लॉरियल में। लॉरियल कंपनी अपने ग्रुप का बहुत बड़ा नाम है। लॉरियल तो अपने आप में बहुत बड़ा ग्रुप है। तो हमारी मीटिंग चल रही थी, जब हम कैफ़े में बैठे थे कहीं पे, तो उनसे हमारी बातचीत वगैरह चल रही थी। तो उन्होंने हमें चैलेंज करा, यार ठीक है आप पेपर में हो, टेक्सटाइल्स में हो, ग्रीन एनर्जी में हो, रिन्यूएबल में, आप इस सेक्टर में आके दिखाइए। तो जब चैलेंज हमें दिया, हमने वो एक्सेप्ट कर लिया। ठीक है, अब हमने जब एक्सेप्ट तो कर लिया, अब हम उसके बाद हम रिसर्च कर रहे हैं। अब रिसर्च कर रहे हैं यार, परफ्यूम के तो लोकल में इतने ब्रांड्स हैं, मतलब आप हर गली में देख लीजिए ब्रांड्स हैं। और यूपी के हैं तो आपको तो यहाँ पे और ज़्यादा ब्रांड मिलेंगे, क्योंकि कन्नौज और कानपुर तो मेन गढ़ बोला जाता है अगर परफ्यूम का देखा जाए तो। हम ये समझिए हमने फेडअप हो गए बिल्कुल बहुत ज़्यादा कि यार नहीं आना। फिर हमारे एक टीम मेंबर हैं, मेरी एक CDO हैं, मैं आपको बताऊँ, नैना गुजराल, 62 ईयर्स उनकी एज है, शुगर है उन्हें, और लॉरियल से ही आई हैं, आपको बताऊँ। और बहुत इज्जत मैं उनकी करता हूँ, मेरी चीफ डेवलपमेंट ऑफिसर हैं, और वो मुझे डांट भी देती हैं। सर ये चीज़ तो मैंने आज तक कभी पॉडकास्ट में ना इतने बड़े शख्स को ये चीज़ बोलते हुए नहीं सुना। मैं उनकी डांट भी खाता हूँ, मैं आपको बताऊँ। आज मैं उन सीधे कहता हूँ कि वो हैं और एक लीना है, तो एजिड हैं, ये हमारी CEO हैं निद्या टेक्सटाइल्स की, और वो मुझे डांट देती हैं कि नहीं सर ये तो आपने गलत करा है। मैं कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आप सही करो, आप सही करो इसे। तो आपके अंदर आज भी ये बिलीफ है कि आई एम नॉट ऑलवेज राइट। मैं ऑलवेज राइट हो ही नहीं सकता। ये जो पर्सपेक्टिव है ना दिमाग का, जो आज की डेट में है सबके अंदर कि यार मैंने कराया, मैं तो ठीक हूँ, यही सबसे बड़ी गलती है। मैं ठीक कैसे, जब मुझे उस ट्रेड की जानकारी ही नहीं है तो मैं कैसे ठीक हो सकता हूँ? मुझे तो पता ही नहीं है। क्या किया सर फिर उन्होंने, कैसे? उन्होंने मुझे बताया कि सर हम एक काम करते हैं, परफ्यूम्स में हम पहले जो जाएंगे प्रीमियम सेक्टर्स में जाएंगे, और हम एक ही फ्रेगरेंस निकालेंगे। हमने रोज़ फ्रेगरेंस निकाली, और विद ओरिजिनल रोज़ से निकाले हमने। हमारे वो रोज भी बाहर से आते थे, हम जर्मनी से और जापान वगैरह से, कोरिया से मंगाते थे। और हमने पहला प्रोडक्ट लॉन्च करा 6499 में, पहला परफ्यूम अपना, और बहुत ज़्यादा प्रीमियम था इंडिया के हिसाब से। अगर मैं चलूँ प्राइसिंग पॉइंट के हिसाब से, तो मैंने इनसे कहा था कि यार नहीं चल सकता, ये पॉसिबिलिटी है ही नहीं कि यहाँ से 6,500 रुपये का परफ्यूम, यार मैं ही नहीं खरीदता, मैं ही नहीं लेता, तो पब्लिक क्या लेगी, ऑडियंस तो यार जीरो है। टीम ने कहा नहीं सर हमें कॉन्फिडेंस है। मुझसे सिर्फ उन्होंने एक वर्ड बोला था कि यार सर हमें कॉन्फिडेंस है, आप हम पे कॉन्फिडेंस कीजिए। मैंने कहा ठीक है, अगर टीम को आपकी टीम को कॉन्फिडेंस है ना किसी भी प्रोडक्ट के ऊपर या किसी भी ट्रेड के ऊपर, मैं कहता हूँ आप कर लो।
आपको फिर उसमें किसी कंसल्टेंसी की किसी की ज़रूरत नहीं है। अगर आपकी टीम ने कह दिया ना सर हमें कॉन्फिडेंस है, फिर आप उस चीज़ को ज़रूर करो। क्योंकि अगर आप उस चीज़ को अगर नहीं करोगे ना, आप अपनी टीम का मनोबल तोड़ोगे। अपनी टीम को आगे बढ़ाने के लिए आपको चाहे नुकसान हो जाए, मैं तो कह रहा हूँ कि आपका ना वो प्रोडक्ट ना चले, फेलियर हो जाए। यार फेलियर मुझे भी हुए हैं लाइफ में, फेलियर हो जाए, लेकिन टीम आपके साथ रहेगी वो हमेशा। उन्होंने मुझसे बोला, और प्रोडक्ट मैं आपको बताऊँ साउथ इंडिया में हमने डाला था, और पहले दिन वो ओवर स्टॉक, पहले दिन ही वो आउट ऑफ स्टॉक हो गया। बताइए। पहले दिन ही जिस दिन हमने लॉन्च करा। क्यों? उसकी मार्केटिंग स्ट्रेटेजी मैं आपको बताता हूँ। हमने जो नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी बनाई, हमारी एक चीफ मार्केटिंग ऑफिसर है माया मल्होत्रा जी। मैं बताऊँ आपको, मैं ना मेन वुमेन एम्पावरमेंट जिसे कहते हैं ना, मेरे यहाँ मेन टीम में वुमेन्स हैं। मेरे 12 CEOs में से टोटल 9 में इस समय जो बैठी हुई हैं ना, वुमेन्स बैठी हुई हैं। और मैं मानता हूँ मेरे से ज़्यादा काम करते हैं। मैं इतना काम नहीं करता मेरे जितना मैनेजमेंट काम करता है मेरा। माया मल्होत्रा थी, उन्होंने कहा सर हम एक काम करते हैं, न्यू मार्केट डेवलप करते हैं और न्यू डिस्ट्रीब्यूटर बनाएंगे। हम उन ट्रेडों पे नहीं जाएंगे, उन लोगों पे नहीं जाएंगे जिन्होंने ये काम ले रखे हैं। हम जाएंगे पेपर ट्रेड वालों को दिया। हमने पेपर ट्रेड वालों को ही अपना परफ्यूम्स दे दिया। आप समझिए कि सेगमेंट कितना अलग है। पेपर ट्रेड वाले को पता नहीं, रिलेशन तो अलग नहीं है ना। आपने बेसिकली एक उनका बिजनेस एडिशन दे दिया और आपने एक रिलेशन भी तो इनकैश किया है। रिलेशन इनकेस करा है। और उसके बाद सबसे बड़ी बात मैं बताऊँ, पेपर ट्रेड में आप जाएंगे ना, पेपर या स्टेशनरी ट्रेड में जो दुकानदार होंगे ना, उनके रिलेशन मार्केट में काफ़ी अच्छे होते हैं। राइट। और कोई भी ट्रेड आप उठा लेना, जितना इस ट्रेड में प्यार है ना पेपर ट्रेड में, उतना और किसी ट्रेड में प्यार सर, ये नहीं है। ऑडियंस के लिए कि ये कैमरे पे बोल दीजिए सर, ये चीज़। ये प्यार जो है ना, प्यार शब्द, ये प्यार शब्द 2 चीज़ों से बना है। मेरा अगर मैं इंडस्ट्री लाइन में देखूँ तो एक पेपर और एक टेक्सटाइल्स, और किसी चीज़ के लिए नहीं बनाए। इतने प्यार से बोलते हैं स्टेशनरी वाले आप, क्योंकि बच्चों का काम है। आप स्टेशनरी लेने जाओगे, बच्चे जाएंगे। क्या बात बच्चों से इतना प्यार से बोलते हैं, और बच्चे ना एक आइटम की जगह 4 आइटम लेके जाते हैं। मैंने उनको अपना प्रोडक्ट दिखाया और वो लेके गए। उन्होंने अपने रिश्तेदार जो रिलेटिव्स हैं, जो उनके काम करते थे, उन्हें दिया। उनकी मार्केट उन्होंने पकड़ी। अभी समझे, मैंने ना एक नब्ज की जगह 2 नब्ज पकड़ ली, उनकी भी पकड़ ली, और जो उनके जो रिलेटिव्स थे, जो ये काम करते थे, उनकी भी पकड़ ली। अब उसके बाद उन्होंने माल मेरा आउट ऑफ स्टॉक कर दिया अपने आप। ये था मेरा सिया परफ्यूम्स। अब मैं बताऊँ, सिया परफ्यूम्स के हमने जब करा, सब कुछ हो गया, हमारी वही मीटिंग हुई लंदन में, और उन्हीं से मीटिंग हुई मिस लूसी से। उन्होंने कहा ठीक है, परफ्यूम्स में आ गए, कॉस्मेटिक्स में आके दिखाओ। द कॉस्मेटिक्स में आज की डेट में हम लॉरियल में भी स्टेक होल्डिंग है हमारी, लॉरियल ग्रुप में भी टारगेट में। कॉस्मेटिक्स में आना था। अब कॉस्मेटिक्स का भी सीधी सी बात, हमें कॉस्मेटिक्स भी नहीं पता। अब जो लॉरियल में जो डिपार्टमेंट जो देखती थी मेरा नैना गुजराल जी, जिन्होंने बताया कि सर ठीक है कोई बात नहीं, हम कॉस्मेटिक्स में भी आ जाएंगे, क्योंकि ये तो कॉस्मेटिक्स क्वीन थी। कर ही लिया एक तो सक्सेस। कॉस्मेटिक क्वीन थी ये तो। नैना गुजराल जब VP थी तो इन्हें बहुत ज़्यादा जानकारियाँ थी। तो जिसे कहते हैं ना कि एक्सपीरियंस का फ़ायदा उठाया, प्लान्स लगाए, सेटअप्स करे, सारा डील्स करी, मैन्युफैक्चरिंग लाइनअप करी सारी, कॉस्मेटिक्स लाए। कॉस्मेटिक्स में बहुत अच्छा आज की डेट में चल रहा है। नॉर्थ में अभी हम लॉन्च करने वाले हैं, कुछ प्रोडक्ट हमारे आते भी हैं, हम नॉर्थ में आने वाले हैं बहुत जल्दी, और बहुत ज़्यादा अगर हमने। तो सर किसी स्टेज पे ऐसा भी लगा, इतने सारी कंपनीज है, इतने सारी CEOs है, उसके नीचे मल्टीपल में आपकी फोर्स हो गई, हज़ारों आदमी काम कर रहा है, करप्शन लेवल के बारे में क्या बोलना चाहेंगे आप? कभी कभी ये जो चीज़ है, ये मैं अधिकतर अपने जो लेगेसी बिजनेस चला रहे हैं या जो बड़े एंटरप्रेन्योर्स हैं आप जैसे, मैं अधिकतर ये क्वेश्चन उनसे पूछता ज़रूर हूँ कि आजकल जब हम देखते हैं कॉर्पोरेट्स के अंदर करप्शन जो चीज़ है ये स्टार्ट हो चुकी है। बहुत ज़्यादा अपनी ऑर्गेनाइजेशन को क्लीन रखना बहुत ज़रूरी है। तो ऐसा कोई किस्सा बताइए ना सर, जहाँ आपको ऐसा लगा हो कि हाँ। करप्शन तो नहीं, मैं आपको देखो एक चीज़ बताता हूँ, करप्शन तो बहुत ज़्यादा है। अगर आप देखें तो मैं आपको तो पेपर ट्रेड में बहुत ज़्यादा है। पेपर ट्रेड में बहुत ज़्यादा है। पेपर ट्रेड में इसलिए ज़्यादा है, मैं आपको बताऊँ, कनेक्ट हुई, मैं आपको बताऊँ, जुड़ाव। आज की डेट में या जो पुराने भी जितने भी इंडस्ट्रियलिस्ट हैं, आप कभी भी देख लीजिए, जिसके 3 प्लांट हैं, 4 फैक्ट्री चल रही हैं, 5 फैक्ट्री चल रही हैं, इनका कनेक्ट ही नहीं है।
इन्हें ये नहीं पता कि मेरी फैक्ट्री में क्या हो रहा है। प्रोडक्शन में दे दिया आइटम, वो प्रोडक्शन मैनेजर जाना है, प्रोडक्शन मैनेजर के ऊपर चीफ इंजीनियर होता है, चीफ इंजीनियर जाना है, प्लांट इंचार्ज जाने, उसके बाद जा रहा मार्केटिंग जाने, उसे नहीं पता। मेन ये होता है कि अगर मैं एज अ फाउंडर हूँ या मैं एज अ को फाउंडर हूँ तो मेरा क्या कनेक्ट है, मेरा वहाँ पे जाना कितना ज़रूरी है। अगर मैं वहाँ पे बैठूंगा ही नहीं या मैं वो बिज़नेस देखूंगा ही नहीं तो करप्शन तो अपना आप होगा। अब वो किस लेवल पे होता है वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। करप्शन कभी भी स्टार्ट होता है ना, जैसे लोग कह देते हैं आर्किटेक्ट इंडस्ट्रीज कह देते हैं कि यार कि ना कि नीचे के लेवल से स्टार्ट होगा, करप्शन हमेशा स्टार्ट होता है अपर लेवल से। करप्शन कभी भी नीचे के लेवल से स्टार्ट नहीं होता, नीचे के लेवल को तो करना पड़ता है, मजबूरी हो गई उसकी। मजबूरी हो गई इसकी तो, क्योंकि सीधी सी बात है जब ऊपर हो गया, अब ऊपर हो गया तो मुझे तो करना ही पड़ेगा। तो ऊपर जब तक आपके है, जैसे वीपीज हो गए जी, आपके, प्रेसिडेंट्स हैं, मार्केटिंग इंचार्ज हो गए आपके, प्लांट इंचार्ज है, करता कौन है इन चीज़ों को, बताता कौन है। एक लेबर वाला आदमी एक 10,000 या 15,000 की जो सैलरी ले रहा है उसे तो नहीं पता करप्शन क्या होता है। क्योंकि लोग तो अधिकतर यही समझते थे कि नीचे से होता है। आज तो आपसे कि बहुत सबसे मजे ऊपर का ज्ञान मिला है ये कि ये करप्शन तो बेसिकली स्टार्ट ही ऊपर से होता है। ऊपर से ही होता है हमेशा। आप एक बात बताओ, आपका लेबर काम कर रही है 15,000, आप 10,000 रुपये की सैलरी, उसे क्या पता कर, उसे करप्शन शब्द का वर्ड नहीं पता होगा। इसको दूर कैसे किया जा सकता है सर एज एन एंटरप्रेन्योर? दूर एज ए एंटरप्रेन्योर अगर मैं बताऊं कि आप वहाँ पे बैठो, मैं ये नहीं कह रहा कि आप बिजनेस 50 करो या करो, कितने भी एक बिजनेस कर रहे हो, आप 10 बिजनेस कर रहे हो, आपको खुद देखना पड़ेगा बिजनेस। आप अगर खुद बिजनेस नहीं देखोगे ना तो वो बिजनेस कभी भी सर्वाइवल नहीं करेगा, सर्वाइव करेगा ही नहीं वो। और करप्शन होगा, 2 साल करप्शन जिस बिजनेस में चलता है वो बिजनेस वैसे ही बैठ जाता है। ये बहुत बढ़िया चीज़ आपने बताई है। वीडियो करिए। ये तो मैं हर एंटरप्रेन्योर को बोलना चाहता हूँ, हर यूथ को बोलना चाहता हूँ, हर जैनजी जो आज में जो एंटरप्रेन्योर बने हुए हैं इनको बोलना चाहता हूँ। मेनली आप कस्टमर से तो कनेक्ट है ही हैं, लेकिन मेनली अपनी टीम से, अपने प्लांट से, अपनी जो फैक्ट्री है, अपने वर्कर से मेन कनेक्ट आप उनसे बनाइए, क्योंकि मेन आपको वही दे रहे हैं बिजनेस। आज की डेट में अगर आपके वर्कर्स नहीं काम करेंगे तो कौन करेगा? आप कर लोगे, आपकी मशीनें भी नहीं चल सकती। मेन कनेक्ट आप वर्कर से बनाइए। और वीपीज हैं, आप रिपोर्ट्स लीजिए टाइम पे, और ये नहीं कि उन्होंने पेपर पे बना के दे दिया यार आपने साइन कर दी, हाँ ठीक है। कई लोग आज की डेट में क्या करते हैं, यूथ जो है आज की जो जनरेशन है मेन, उन्होंने बना दिया रिपोर्ट, मेरे पास आज की डेट में रिपोर्ट आ गई, हाँ ठीक है यार फेंक दी, वो चेक भी नहीं करते। मैंने देखा है कुछ एंटरप्रेन्योर को, एक का फूड बिजनेस था, मैं आपको नाम तो मैं नहीं लेना चाहूँगा, तो उनकी 3 फैक्ट्री थी यूपी में और राजस्थान को मिला करके। तो मैं एक दिन उनके पास बैठा था, तो शाम को 7, साढ़े 7 बजे उनके वीपी ने कोई रिपोर्ट्स वगैरह भेजी कि सर मार्केट सेल्स है, तो उन्होंने प्रिंट आउट निकाले, उन्होंने फेंक दिए, देखा भी नहीं, उसने देखा ही नहीं बिल्कुल भी। हाँ ठीक है, ओके लिखा, काम खत्म। और उसे आप भी एक बात बताइए कि मेरा वीपी है, मुझे पता है कि यार मेरा ना सीईओ जो है वो बैठा वो यही करता है, वो देखेगा ही नहीं रिपोर्ट, मैं कुछ भी लिख दूँ उसमें। तो मेन तो करप्शन आप खुद करवा रहे हैं। करप्शन की स्टार्ट तो आपने करी खुद ने, आपके किसी वीपी ने, किसी ने नहीं करी, आपके खुद ने करी आपने। उसके बाद वीपी आपका जो मार्केटिंग एक्सपर्ट होगा, मार्केटिंग, वो उसको कैरी फॉरवर्ड कर रहा है, उसके बाद वो नीचे तक पहुंचेगा ही पहुंचेगा। जब उसे पता है यार मेरे तो मालिक कोई ध्यान नहीं है, वो कह सकते हैं आपकी एक सिंपल शब्दों में कि मालिक की अनदेखी जो है मालिक वो की आपकी आपकी ऑर्गेनाइजेशन को, आपकी कंपनी को, आपकी मिल को तबाह कर सकती है। बिल्कुल। और ये लेगेसी बिजनेस में ज़्यादा होता है, जो पुराने बिजनेस चल रहे हैं बहुत ज़्यादा होता है। जैसा कि मैं आपको बताऊं, एक लेगेसी बिजनेस जो चलाते हैं ना आज की डेट में, जो बड़े हो गए, तो उनका ना सीधा पैसा है, यार इस पर तो नया पैसा है, नया पैसा है, नया पैसा भी तो कमाया है। मैं आज की यूथ इसमें जैन जी को इंक्लूड नहीं करूंगा, क्योंकि उन पर तो पैसा भी नहीं है क्योंकि उन पर पैसा भी नहीं है, ना विजन है, ना माइंड सेट है, उनके पास कुछ भी नहीं है। उनके पास सिर्फ ये है सोशल मीडिया, वो सिर्फ शो करते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है कुछ भी नहीं है एक्चुअली कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं। आप इन्फ्लुएंसर देख लीजिए, कुछ भी नहीं है। किसके पास क्या है, मैं तो नाम नहीं लेना चाहूँगा, आप खुद ही देखिए किसके पास क्या है। नाम तो आपसे हम पूछ लेंगे पॉडकास्ट के बाद कि किसी के पास कुछ भी नहीं है। सर आगे और बढ़ते हैं, मोबिलिटी और ईवी, गवर्नमेंट भी बहुत फोकस्ड है, और एक चीज़ और भी आती है कि एनवायरनमेंट को इससे डैमेज कम होता है, या इंडिया जैसे अभी हम बात कर रहे हैं,
हम भी बहुत फोकस्ड है, आप भी बहुत फोकस्ड लगे कार्बन न्यूट्रलिटी के ऊपर या बहुत नेट ज़्यादा। जीरो के ऊपर। बहुत ज़्यादा नेट जीरो एमिशन इज रिक्वायर्ड। लेकिन क्या जैसे अभी 2050 का टारगेट जापान का है, 2060 का चाइना का है, हम कभी इसको अचीव कर पाएंगे जिस हिसाब से हम पॉल्यूट कर रहे हैं? अगर मैं देखा जाए जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज़ हैं, गवर्नमेंट जो चाह रही है, पेरिस एग्रीमेंट के बाद ये सब चीज़ें शुरू हुई थी और 2016 के अंदर गांधी जयंती के दिन प्रधानमंत्री जी ने अनाउंस करा था इसे सारी चीज़ों को कि हम ये चीज़ करेंगे। उसकी शुरुआत रिन्यूएबल एनर्जी से हुई, सस्टेनेबिलिटी से। ईवी बनाई, आरजी मोबिलिटी हमने बनाया, ईवी व्हीकल्स हम बना रहे हैं यार। ये हमारी गाड़ी लॉन्च होने वाली है, नेक्स्ट मंथ तक हमारी गाड़ी लॉन्च हो जाएगी आरजी सियाम के नाम से। बहुत ज़्यादा ज़रूरी है आज की डेट में अगर हम देखा जाए तो ईवी के ऊपर डिपेंडेंसी हमें करनी ही पड़ेगी। पेट्रोल शॉर्टेज है। आप ये समझिए, मैं आपको बताता हूँ एक चीज़ है, हमारे देश में पेट्रोल नहीं बनता भी तो बहुत कम मात्रा में, हम बाहर से ले रहे हैं। आज अगर हमारी किसी कंट्री से नहीं बनती, हमारे प्रधानमंत्री जी ऐसा नहीं करेंगे, प्रधानमंत्री जी, लेकिन आज की डेट में हमारी देखिए कभी भी कुछ भी हो सकता है, कभी भी कुछ भी हो सकता है। हम दूसरों के ऊपर डिपेंड ही तो हैं, चाहे हम चाइना के ऊपर हो, चाहे हम रसिया के ऊपर हो, हम डिपेंडेंस ही तो हैं, डिपेंड है हम क्यों? ईवी से क्या होता है, आपने इलेक्ट्रिक मोबिलिटी जो नाम सुना है, आप ईवी के ऊपर डिपेंड होंगे तो जितना आप ईवी के ऊपर चलाएंगे, चाहे आप 2 व्हीलर चलाएं, जी, चाहे 4 व्हीलर चलाएं, चाहे आप ट्रक्स लें, चाहे कुछ भी लें, एक तो पॉल्यूशन, पेट्रोल का पॉल्यूशन बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल हो, डीजल हो, गैस हो, बहुत ज़्यादा पॉल्यूशन है। आप एनवायरनमेंट तो बचा ही रहे हैं, राइट। आप अपनी देश की इकोनॉमी बढ़ा रहे हैं। मेन बात ये आती है, इकोनॉमी बढ़ रही है आपकी वजह से। और मैं तो कहता हूँ कि आप ईवी लें। कुछ लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि यार पेट्रोल चला लो, अभी तो कुछ नहीं है, अभी तो गवर्नमेंट का भी कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की छोड़ो, हर चीज़ का काम गवर्नमेंट का नहीं है सोचने का, देश के लिए आपको भी कुछ करना पड़ेगा। भाई आप अगर एनवायरनमेंट को बचाने के लिए आपका एक छोटा सा योगदान जो है, आप पेट्रोल या डीजल की गाड़ियों के बजाय अगर आप ईवी की ले लेंगे, तो आप ये सोचिए कि आप कितना पोल्यूशन सेव कर रहे हैं। आप पॉल्यूशन सेव कर रहे हो, अपना फ्यूचर बचा रहे हो। पॉल्यूशन आपको हेल्थ इशूज ही तो कर रहा है। नॉइज बहुत ज़्यादा है, नॉइस बहुत ज़्यादा है, बहुत ज़्यादा है। सारी चीज़ों से आपको बचाता है आपका ईवी के ऊपर तो डिपेंड होना पड़ेगा। और मैं आपको बताऊं 2030 तक का इनका टारगेट है 10 to 20% 2 व्हीलर्स हो जाएं अप्रोक्सीमेटली, और वो हो जाएंगे। क्योंकि मैं आपको बताऊं इसमें सबसे अच्छे आदमी इंसान जो मोदी जी ने प्लान करा है, हमारे प्रधानमंत्री जी ने, नितिन गडकरी जी। और नितिन गडकरी जी जब काम करते हैं, मैं उनका काम देखा हुआ है, मैंने, मेरी बातचीत भी हुई, मैं मिला हुआ भी हूँ। जिसे कहते हैं ना शिद्दत, एक तो होता है जुनून, एक होता है शिद्दत। वो शिद्दत से काम करने वाले हैं। उन्हें चाहिए कि यार ये काम होना चाहिए। आप हाईवेज देख लीजिए यार, ये कितना काम हुआ है। बहुत कम। ईवी मोबिलिटी भी सेम ही यही है। और आरईएट में आप गवर्नमेंट का इंडस्ट्रीज बोल रहा हूँ, आप गवर्नमेंट से कोई भी सपोर्ट मांगिए इस फील्ड में, सेमीकंडक्टर्स हो गए, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गई, या मैन्युफैक्चरिंग भी हो गया, तो गवर्नमेंट सपोर्ट करती है। चाहे आपका छोटा बिजनेस हो, चाहे आपका बड़ा बिजनेस हो, मेहनत तो करनी पड़ेगी ना। मेहनत तो देखो आपको ही करनी पड़ेगी, एक जुनून तो आपको चाहिए। जुनून तो चाहिए, वो इजी घर बैठे पैसा तो आना नहीं। वो तो फिर आपको फिर वही है ना, मैं आपको बताऊँ, फिर तो झेंझी वाला डायलॉग में फिर तो आइसक्रीम फ्लेवर्स की आइसक्रीम फिर तो आप आइसक्रीम बनाइए या फूड का कोई पैकेट बना लीजिए और उसका ब्रांड निकाल के पैसा ब्रांड निकाल करके आपको 2 साल तो आपके बहुत अच्छे चल जाएंगे। 2 साल तक आपके पास पैसे इकट्ठे हो जाएंगे, फिर आपका बंद हो जाए, कौन पूछता है? क्योंकि आजकल इन्वेस्टर भी, आजकल हर आदमी इन्वेस्टर हो चुका है। इन्वेस्टर तो देखो मैं आपको बताऊँ, आपके पास ना एक बैग होता है, एक बैग भर गया, ठीक यार, आज ना यार एक काम कर 25 लाख रुपए इसमें लगा लो। एक मैं अमाउंट में एक एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, क्या इसमें लगा लो, मेरे को ना यार 2 साल में रिटर्न बैक आ जाएगा। आता कितनों का है? नहीं आता। बहुत कम। अगर आपने 10 इन्वेस्टमेंट कर रखी है ना, आपको एक में आ जाए, बहुत बड़ी चीज़ है। आज नहीं आता, पहले आते थे। सर बता तो देते हैं ज़्यादातर इन्वेस्टर्स, मैं तो बोलता ही उस चीज़ को, रनवे बहुत बोलते हैं, वो कोई रेलवे स्टेशन नहीं बोलता, रनवे। यार मुझे आज तक मैं बताऊँ को मुझे समझ में नहीं आया कि रनवे क्या है। मैंने भी सुना है कि सेल्स का रनवे होना चाहिए, फंडिंग का रनवे होना चाहिए, यार योर बिजनेस इज ऑन रनवे, मतलब बिजनेस रनवे पे होना चाहिए। भाई क्या कुछ प्लेन या कुछ हेलीकॉप्टर उड़ा रहे हो क्या भाई? कौन सा रनवे चाहिए?
रन में किसी को नहीं पता, रन में नहीं पता। रन में नहीं पता। और आज की डेट में इन्वेस्टर्स भी बहुत आ गए हैं, जो मेन इन्वेस्टर्स हैं वो हटते जा रहे हैं। आप कभी भी रिपोर्ट देखिएगा, जो मेन इन्वेस्टर्स हैं वो हट रहे हैं इंडिया से। वो इसीलिए हट रहे हैं क्योंकि बिजनेस बनते हैं और बंद हो जाते हैं। हवाबाजी कह लीजिए आजकल, हवाबाजी, जो आजकल जो शोबाजी जिसे होती है, शोबाजी हो गई है। यार मैंने ना इतनी फंडिंग उठा ली और आज की डेट में इतने सारे मैं आपको बताऊँ पॉलिसीज हैं गवर्नमेंट की, इतना सपोर्ट है। शार्क टैंक इंडिया भी आता है आज की डेट में, कितना सपोर्ट है आज की डेट में। शार्क टैंक इंडिया में भी अगर मैं आपको बताऊँ कि अगर आप 50 फंडिंग हुई है तो 20 ही होती होंगी फाइनल। तो वो इसकी वजह से के अंदर ड्यू डिलीजेंस बैठ जाता है सबका। ड्यू डिलीजेंस सबसे बड़ी दिक्कत ही है, तो बैठ ही नहीं पाता। सर बस लास्ट क्वेश्चन आपसे, एक क्वेश्चन नहीं है, एक रिक्वेस्ट है नेक्स्ट जनरेशन के लिए, आज की जनरेशन के लिए, और जो एस्पायरिंग एंटरप्रेन्योर्स हैं हमारे, उसके लिए एक मैसेज आप प्लीज़ हमारी जनता के लिए दे दीजिए। आज की डेट में जो मैं यूथ एंटरप्रेन्योर्स को और जो जेन जी को बोलना चाहूँगा, पहले तो सोचो, ये नहीं कि आप कूद गए किसी में भी। कूदना नहीं है, आग का गोला नहीं है ये। पहले आप सोचो फिर उसे करो। देखिए ना, ये होता है कि दोस्तों में काम शुरू हो गया, भाई बहनों में काम शुरू हो गया। पहले आप देखो बिजनेस को, बिजनेस क्या है उसे सोचो। जब तक आप सोचोगे नहीं तो काम नहीं होगा। सोचना ज़रूरी है, उसके बाद आप इसमें करो। आग में कूदोगे तो तपना तो पड़ेगा, और वो खुद को ही तपना पड़ेगा। आप ये सोचो कि दूसरा कर ले मेरा काम, या मैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से करवा लूँ, मैं एआई से करवा लूँ, वो नहीं होगा। वो आपको बस एक प्रेजेंटेशन बना सकता है आपकी, लेकिन करना आपको खुद पड़ेगा। खुद करने का रास्ता बनाने पड़ेंगे और करना पड़ेगा, और देश के लिए करना पड़ेगा। जब आप ये सोचोगे ना कि मुझे देश के लिए करना है, मुझे अपनी कंट्री को प्राउड फील करवाना है, तो आप खुद हो जाओगे। प्राउड फील वाला जो मैटर आता है ना, कि एक अवार्ड मिल गया या कुछ भी मिल गया, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपके देश को प्राउड होना चाहिए। हमने एक जैसे कहता है ना, प्रॉब्लम सॉल्वर, प्रॉब्लम सॉल्व ऐसे ही करो जो प्रॉब्लम हो। उस चीज़ के पीछे मत भागो कि जिसके पीछे 1000 भाग रहे हैं। आप भागो उस चीज़ के ऊपर, कोई नया ट्रेड लेके आओ या कुछ नया बनाओ। वो होता है यूथ। और यूथ के अंदर आज की टाइम आपके पास तो सब चीज़ें हैं। हम जैसे लोगों के पास तो थी भी नहीं, ना इंटरनेट था, ना हमारे पास कुछ था। इंटरनेट भी एक लिमिटेड था। आज की डेट में तो आपके पास अनलिमिटेड रिसोर्सेज हैं, लेकिन उस चीज़ का फ़ायदा उठाओ। और वो यूथ को उठा लेगा ना, अगर यूथ उस चीज़ को देख लेगा। एक डीप रिसर्च होता है, डीप रिसर्च कर ले बस किसी भी चीज़ की यूथ, तो उसके अंदर कामयाब होना ही होना है। तो वो ज़रूरी है। सर मैं आपका बहुत बहुत आभारी, बहुत बहुत धन्यवाद। आज आपका मैंने समय लिया, और मेरे माइंड में भी कितनी क्लैरिटी आई है, और हमारी ऑडियंस जिन्होंने ये पॉडकास्ट हमारा सुना है, कितनी क्लैरिटी है। थैंक यू सो मच। और इस चीज़ को ये कितना पॉजिटिव लेते हैं, और अपने माइंड को, जो ये गंदगी भरी हुई है ना माइंड में आजकल, कुछ सोशल मीडिया, कुछ गेमिंग, तो ये सब चीज़ें हटा के सोशल मीडिया और एक अच्छी सोच की तरफ अपने देश को आगे बढ़ाना, एनवायरनमेंट के बारे में सोचना, कम से कम पोल्यूशन करना, कम से कम लिटरिंग। ये मैं हर एपिसोड में बोलता हूँ कि ये कूड़ा मत फेंका करो, एनवायरनमेंट का ध्यान रखो। आप जैसा अपने एनवायरनमेंट को देंगे ना, हमारा एनवायरनमेंट, हम तो आपका बोल देते हैं तभी आप समझेंगे कि आप एनवायरनमेंट को जैसा देंगे ना, एनवायरनमेंट वैसा ही आपको देगा। तो स्वच्छ रहिए, स्वच्छ रखिए। जैसे अपने घर में आप स्वच्छता से रहते हैं ना, कि कोई भी चीज़ गिर जाती है तो झाड़ू लगाते हैं, पोछा लगाते हैं, जिसको आप स्वीपिंग एंड क्लीनिंग बोलते हैं। तो आपके लिए, आपके हिसाब से मैंने वर्ड बता दी। तो अपने एनवायरनमेंट को भी, रोड्स को भी, इसको साफ रखिए। इसको भी सोचिए, ये मेरा घर है, मेरे को इस पर चलना है, ये मेरी ही गाड़ी चल रही है, मेरी ही गाड़ी के टायर खराब हो रहे हैं। तो जिस दिन ये सोच आप रख लेंगे और इस सोच के साथ आगे बढ़ेंगे ना, तो आप देखेंगे एनवायरनमेंट आपको क्या चीज़ देता है। तो आज ये जैसे हमारे पुष्कर गोयल जी, इन्होंने हमेशा एनवायरनमेंट के बारे में सोचा कि भाई ठीक है, मुझे एम्प्लॉयमेंट भी जनरेट करनी है, लेकिन मेरा एक प्राइमरी फोकस है एनवायरनमेंट। तब ये मोबिलिटी में आए। मेरे को एनवायरनमेंट क्लीन करना है। क्लीन कैसे? कि जितनी ईवी व्हीकल्स ये सेल करेंगे, आज वो रिप्लेसमेंट पेट्रोल और डीजल व्हीकल्स की तो होगी। ईवी की कार्स आ रही है इनकी नेक्स्ट मंथ, स्कूटर्स ऑलरेडी है ईवी के। कार्बन एमिशन, अगर आप कुछ भी अपना योगदान इसको कम करने में दे सकते हैं, एक चाहे एक छोटा सा पेड़ ही लगा दीजिए। जितने भी यंग, आपको बताया तो, जितने भी छोटे पौधे होते हैं ना,
यंग ट्रीज जो आप कहते हैं, दे आर मोर केपेबल ऑफ एब्जॉर्बिंग द कार्बन डाइऑक्साइड। और अगर आप घर में अपने 5-6 पौधे आप लगा देते हैं ना, तो आप देखिएगा आपको किसी एयर प्यूरिफायर की जरूरत नहीं है। दे आर द बेस्ट प्यूरिफायर्स। रूम में लगाई रहे छोटे छोटे पौधे, इतने कार्बन डाइऑक्साइड सारा ले जाएंगे वो। देखिएगा रूम के अंदर कितना एक पॉजिटिव ऑरा आता है। तो देश को साफ रखिए, देश के बारे में सोचिए, अच्छे इंसान बनिए। और हमारे पुष्कर गोयल जी का मैंने बहुत आभारी मैं आज रहूंगा। और मेरे पास तो शब्द भी कम रहते हैं और सर के पास समय भी आज कम है। मैंने हालांकि बहुत समय ले लिया है। और हमारी जनता का, हमारी ऑडियंस का बहुत बहुत धन्यवाद। आपने अपना समय दिया। धन्यवाद सर। थैंक यू सो मच।